तो गाइस ये सिरोनिको प्रोजेक्ट जीरो काउंसिल का पूरा सीज़न एक्सप्लेन है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। और जिसने इस एनिमे को पहले ही देख लिया है तो गाइस आप चिंता मत करो, मैं आप लोगों के लिए एक नया एनिमे ले आऊँगा जैसा कि आपने कहा था। तो गाइस जिसने इस एनिमे को नहीं देखा है तो इसे पूरा वॉच आउट करें, क्योंकि ये एनिमे आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। अब ज़्यादा फालतू की बकवास ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो के अंदर। लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। आप ज़्यादा देर ना करते हुए आज की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि कई साल पहले यहाँ पर एक खूबसूरत किंगडम था जो कि हवा में फ्लो होता रहता था। वहाँ पर एक सफ़ेद रंग की खूबसूरत नोबल कैट अपनी सीट पर बैठी हुई थी, जिस पर एक बिल्ली का दिल आ जाता है जो कि काली और सनी हुई लग रही थी। और यहीं से कहानी की शुरुआत होती है और फिर हमें दिखाया जाता है कि एक लड़का तलवार को अपने पीछे रखकर अपने घर से बाहर निकलता है, जहाँ पर वो बाकी गांव वालों से मिलता है। तभी वहाँ पर एक आदमी दौड़ता हुआ आता है और कहता है कि मैजिक बीस्ट आ रहे हैं। ये सुनने के बाद सभी गांव वाले उस लड़के से बोलते हैं कि सही बच्चों को लेके पहाड़ की केव में चले जाओ, जिस पर वो लड़का भी ऐसा ही करता है। वो सही बच्चों को लेके पहाड़ की केव की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी उसके सामने एक कीड़े जैसा मॉन्स्टर आ जाता है और वो उनके रास्तों को रोक लेता है, जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर उस कीड़े वाले मॉन्स्टर को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। वो मॉन्स्टर दो बच्चों को खा लेता है, जिसके बाद एक लड़की बची होती है, जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़की को लेकर वहां से निकल जाता है। जिसके बाद मेन कैरेक्टर केव पर पहुंच जाता है और लड़की के साथ वहीं पर थोड़ी देर रुकता है। इधर लड़की की हालत थोड़ी खराब होती है, जिसके बाद हमें हमारा मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जो वापस से उस विलेज की तरफ आया होता है। जिसके बाद उसे पता चलता है कि विलेज के सभी लोग मारे जा चुके हैं। ये पता चलने पर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो रोने लगता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक बड़े से आदमी पर जो कि एक कार में पहना हुआ होता है और वो उस सिटी में आया होता है। वो हमारे मेन कैरेक्टर को देखने के बाद वो उससे पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं गड्ढा खोद रहा हूँ, क्या मैं कोई गड्ढा नहीं खोद सकता। इतना कह के वो वापस से गड्ढा खोदने लगता है, लेकिन तभी उसकी हालत खराब हो जाती है। जिस पर वो आदमी पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ, जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं कई दिनों से सोया नहीं हूँ और मैंने कुछ खाया पिया भी नहीं है। ये सुनकर वो आदमी हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ खाना पानी देता है, जिसके बाद मेन कैरेक्टर जल्दी से पानी पीने लगता है। इधर वो आदमी हमारे मेन कैरेक्टर से पूछता है कि आखिर तुम गड्ढा क्यों खोद रहे हो, जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर बताता है कि वो अपने सभी विलेजर्स को यहाँ पर दफनाने वाला है, क्योंकि कुछ मॉन्स्टर ने आके उन सभी को मार दिया। जिस पर वो आदमी कहता है कि ओह इसलिए तुम ये गड्ढा खोद रहे हो। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर से पूछता है कि आखिर तुम कौन हो, जिस पर वो आदमी बताता है कि वो एक डार्क किंगडम का नाइट है। जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि वही किंगडम ना जिसका रूलर किंग ऑफ डार्कनेस है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है क्या वो किंग सही कर रहा है। हमारे मेन कैरेक्टर की ये बात सुनकर वो आदमी कहता है कि आखिर तुम्हारे हिसाब से सही क्या है, जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर जवाब देता है कि सभी को खुश रखना ही सही है। जिसके बाद वो आदमी हमारे मेन कैरेक्टर को देखने लगता है। इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि अंधेर से निकली रोशनी कभी भी किसी का भेदभाव नहीं करती। जिस पर वो आदमी कहता है कि अच्छा ऐसा है। जिसके बाद वो आदमी अपनी स्वॉर्ड निकाल के हमारे मेन कैरेक्टर के सामने फेंक देता है और उससे कहता है मैं तुम्हें बताऊंगा कि इस दुनिया में कैसे रहा जाता है और किस तरीके से लोगों को प्रोटेक्ट किया जाता है। फिर वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है क्या तुम इसके लिए तैयार हो, जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर भी तैयार हो जाता है और वो स्वॉर्ड को ले लेता है। जिस पर वो आदमी हमारे मेन कैरेक्टर पे अटैक करता है और कुछ ही अटैक में उसे हरा देता है। फिर वो आदमी हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि अगर तुम चाहते तो तुम इस फाइट के लिए मना कर सकते लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। फिर वो आदमी कहता है कि अगर तुम इस कर्ज वर्ल्ड के लिए कुछ भी नहीं कर सकते तो तुम यहाँ पर जीकर भी क्या करोगे। जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि फालतू की बकवास करना बंद करो। इतना कहकर हमारा मेन कैरेक्टर उस आदमी पे अटैक करने लगता है, लेकिन वो आदमी उसके सभी अटैक को रोक लेता है और वो कहता है कि तुम इतने से कुछ भी नहीं कर सकते, तुम किसी को खुश नहीं रख सकते। अगर तुम्हें कुछ ज्यादा करना है
तो तुम्हें उतनी ही मेहनत करनी होगी। अगर तुम ये नहीं कर पाते हो तो तुम जिंदगी भर खड्डे खोदते रहोगे और उसमें लॉस डालते रहोगे। इतना क्या कि वो हमारे मेन कैरेक्टर पर एक के बाद अटैक कर रहा होता है और वो कहता है कि ऐसा तुम्हारी जिंदगी में नहीं होगा कि आसमान से कोई आएगा और तुम्हें बचाएगा। जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि चाहे कुछ हो जाए मैं अब इस दुनिया का किंग बनूंगा और मैं सभी लोगों को खुश रखूंगा। इतना क्या कि हमारा मेन कैरेक्टर उस आदमी से फाइट करने लगता है और उसको हराने लगता है, जिसके थोड़ी देर बाद हमारा मेन कैरेक्टर उसके स्वॉर्ड को दूर फेंक देता है, जिसकी वजह से वो आदमी हार जाता है, वहीं पर लेट जाता है और वो कहता है कि मैं एक बच्चे से हार गया, मैं लगता है कि बहुत ही ज्यादा बूढ़ा हो चुका हूँ। जिसके बाद वो आदमी हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि मैंने फालतू की बकवास इसलिए की थी क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा टैलेंट देख पाया था, क्योंकि कई साल पहले मैंने भी किंग बनने की कोशिश की थी लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम किंग ऑफ डार्कनेस बनो, लेकिन मेरे पास अब ज़्यादा समय नहीं है। मेरी स्वॉर्ड ले लो और सिटी में चले जाओ, वहाँ पर मेरा एक नाइट मिलेगा जो तुम्हें अपना मास्टर मान के एक्नॉलेज कर लेगा। और वैसे भी मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ तो अब मेरे जाने का समय आ चुका है। जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम ऐसे मर नहीं सकते, लेकिन वो आदमी कहता है कि अब मेरे जाने का समय आ चुका है। इसके बाद वो हमारे मेन कैरेक्टर को अपनी सारी पावर दे देता है, जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर बन जाता है प्रिंस ऑफ डार्कनेस। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें हेवन में दिखाया जाता है एक लड़की को जो लड़ रही होती है डार्कनेस से। वो अपने काफी सारे पावरफुल मैजिक का इस्तेमाल भी करती है। जिसके बाद हमें कुछ नाइट को दिखाया जाता है, उसमें से एक नाइट कहता है कि डरो मत, हमें इन डार्कनेस के लोगों को रोकना होगा चाहे कुछ भी हो जाए। ये सुनने के बाद सारे के सारे नाइट काफी ज्यादा जोश में आ जाते हैं और वो ही फाइट करने के लिए निकल जाते हैं। जिसके बाद हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो अपने मैजिक को कास्ट करती है। जिसके बाद सभी नाइट चमकने लगते हैं और वो सभी डिमन से काफी रफ्तार से फाइट करने लगते हैं और वो उन पे भारी पड़ रहे होते हैं। जिसके बाद हमें उसी लड़की जो कि हवा में फाइट कर रही होती है उसके बारे में बताया जाता है कि वो इस हेवन की क्वीन है और उसका नाम आइरस है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें आइरस को दिखाया जाता है जो कि अपने बालकनी में कहती है कि डार्कनेस और लाइट का बैलेंस होना जरूरी है, लेकिन वो अपनी पूरी कोशिश करेगी डार्कनेस को हराने की। जिसके बाद हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि उसी किंगडम की सड़कों पर घूम रहा होता है, लेकिन तभी वहां पर एक आदमी आ जाता है और वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि आखिर तुम्हारे पास ये तलवार कहाँ से आई। जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि आखिर तुम्हें इससे क्या मतलब। जिस पर उस आदमी को काफी गुस्सा आता है और अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है और वो कहता है कि आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी मास्टर की स्वॉर्ड को चुराने की, तो वो स्वॉर्ड तुम मुझे दे दो। जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर उसे वो स्वॉर्ड नहीं देता। इस पर वो आदमी हमारे मेन कैरेक्टर पर अटैक कर देता है और हमारा मेन कैरेक्टर जमीन पर गिर जाता है। जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि वो उसे गलत समझ रहा है, वो है एक प्रिंस ऑफ डार्कनेस। जिस पर वो आदमी हैरान होता है और वो कहता है कि मतलब तुम उसके स्टूडेंट हो। इतना कहकर वो उससे कहता है कि लॉर्ड मुझे माफ कर दो। जिसके बाद सीन कट होता है और हमें एक हॉल दिखाया जाता है जिसके अंदर एक बड़ा सा हीरा दिखाया जाता है जिसे वो लोग रून कह रहे होते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें क्वीन आइरस और एक लड़की को दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों बात कर रहे होते हैं और वो कहते हैं कि डार्कनेस काफी ज्यादा बढ़ चुकी है तो कैसे भी करके उन्हें रोकना होगा डार्कनेस को, वरना इस पूरी दुनिया का बैलेंस बिगड़ जाएगा। और जिसके जवाब में आइरस कहती है कि वो ऐसा नहीं होने देगी, वो इस दुनिया के बैलेंस को एकदम ठीक कर देगी। के बाद हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि हम इस दुनिया के बैलेंस को एकदम ठीक कर देंगे रूइन ऑफ फाउंडर से। जिसके बाद हमें फिर से आइरस को दिखाया जाता है जो कि लड़ रही होती है डार्कनेस से। दूसरी तरफ विलेज में सभी लोग काफी ज्यादा घबराए हुए होते हैं और वो तेजी से भाग रहे होते हैं। जिस पर आइरस उन्हें शांत करते हुए कहती है कि वो अपने घर के अंदर रहें, घर के बाहर ना निकलें। इसके बाद हमें आइरस को दिखाया जाता है जो कि उड़ते हुए जा रही होती है। जिसके बाद हमें एक बाल नाम के ड्रैगन को दिखाया जाता है जिसने सिटी पर अटैक कर दिया होता है और इस वजह से सभी लोग घबराए हुए होते हैं। यहाँ पर आइरस भी उसे रोकने के लिए तेजी से बढ़ रही होती है। जिसके बाद आइरस बताती है ये ड्रैगन काफी ज्यादा खतरनाक है और ये ना ही डार्कनेस की साइड है ना ही लाइट के साइड, ये दोनों को ही खत्म करना चाहता है, जिस वजह से ये यहाँ पर अटैक करने के लिए आया है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ विचेस को दिखाया जाता है जो कि बाल नाम के ड्रैगन के ऊपर काफी खतरनाक अटैक कर रही होती हैं। जिसके बाद हमें कुछ नाइट को दिखाया जाता है जो कि अपने एरो के साथ वहां पर पहुंच गए होते हैं और वो भी उस बाल पर अटैक कर रहे होते हैं। सिर्फ बाल पर किसी भी अटैक का कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता, लेकिन तभी वहां पर एल्फ का लीडर आ जाता है और वो सभी लोगों को कहता है कि सभी लोगों को बचाओ और मैं इस बाल नाम के ड्रैगन को संभाल लूंगा। ये सुनने पर बाल उससे कहता है कि मुझे डिसअपॉइंट नहीं करना। जिसके बाद हमें उसी एल्फ को दिखाया जाता है जो एक केज बना के
बाल को पकड़ लेता है। वो केज बिजली से बना होता है लेकिन बाल उसे आसानी से तोड़कर बाहर निकल जाता है। इधर एल्फ का लीडर भी बाल की ताकत को देखकर हैरान होता है और उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करें। लेकिन तभी वहाँ पर क्वीन आयरस आ जाती है और वो काफी ज्यादा गुस्से में लग रही होती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें 2 ब्लैक किंगडम के नाइट दिखाए जाते हैं, जिस पर व्हाइट किंगडम के नाइट उन लोगों से पूछ रहे होते हैं कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिस पर वो डार्क किंगडम के नाइट कहते हैं कि हम कोई सोल्जर नहीं है, हम तो बस सिविलियन हैं जो कि यहाँ से गुजर रहे थे। इतना वो कहते ही हैं कि तभी उनको डार्कनेस अपने कंट्रोल में कर लेती है और वो व्हाइट किंगडम के लोगों के साथ फाइट करने लगते हैं। दूसरी तरफ आयरस बाल से फाइट कर रही होती है। वहाँ पर वो अपने काफी सारे पावरफुल अटैक भी कर रही होती है, लेकिन बाल को तो कुछ हो ही नहीं रहा होता और वो कहता है कि कितना बोरिंग है। दूसरी तरफ आयरस, जिस पर वो वहाँ पर खड़ी हो जाती है और वो कहते हैं कि मुझे और भी पावर की जरूरत है और वो हाथ जोड़ के कहते हैं कि फाउंडर ऑफ रूइन मेरी मदद करो। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें ब्लैक किंगडम का कैसल दिखाया जाता है, जहाँ पर वेलेस कहता है कि अभी तक मजेस्टी वापस नहीं आए हैं और वेलेस होता है वो मजेस्टी किंग ऑफ डार्कनेस को कह रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पर किंग ऑफ डार्कनेस आ जाता है, जहाँ पर वेलेस किंग ऑफ डार्कनेस को सब कुछ बता देता है। दूसरी तरफ हम प्रिंस ऑफ डार्कनेस को दिखाया जाता है जो कि सो रहा होता है। दूसरी तरफ हमें वेलेस और किंग के बीच में हुई बातें बताई जा रही होती हैं, जहाँ पर किंग कहता है कि डार्कनेस और लाइट में बैलेंस होने की जरूरत ही नहीं है, डार्कनेस को लाइट पर काबू कर लेना चाहिए। दूसरी तरफ हमें प्रिंस ऑफ डार्कनेस को दिखाया जाता है जो कि अपनी स्वॉर्ड को एग्जामिन कर रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पर वेलेस आ जाता है और वो प्रिंस ऑफ डार्कनेस को बता रहा होता है कि वो अभी थोड़ी देर पहले किंग से बात कर रहा था, इसलिए मेरे को थोड़ी देर हो गई। जिस पर प्रिंस ऑफ डार्कनेस वेलेस से कहता है कि मुझको स्वॉर्ड चलाना सिखाओ, क्योंकि अगर मैं स्वॉर्ड चलाना सीखा ही नहीं और मैं तुम्हें कभी हरा ही नहीं पाया तो मैं किंग ऑफ डार्कनेस कैसे बन पाऊंगा। जिस पर वेलेस उससे बोलता है कि तुम्हें तो फार्मिंग भी नहीं आती और तुम ऐसे चाहते हो कि तुम ब्लैक किंगडम को चलाओ। चलो छोड़ो, तुमसे ऐसी बात करके दिमाग ही खराब होगा। इसके बाद वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि तुम किंग ऑफ डार्कनेस बन सकते हो, लेकिन एक और तरीका है, तुम्हें बहुत सारी किताबें पढ़नी होगी और नॉलेज लेनी होगी। इसके बाद वो उसे काफ़ी सारी बुक देता है, जहाँ पर हमारा प्रिंस ऑफ डार्कनेस भी ये पढ़ रहा होता है, जहाँ पर बैलेंस उसे बताता है तुम्हारे जैसे काफ़ी सारे प्रिंस ऑफ डार्कनेस हैं और वो भी किंग ऑफ डार्कनेस बनना चाहते हैं, तो तुम्हें अपना बेस्ट देना होगा किंग बनने के लिए। बाद में मुझसे मत कहना कि मैंने तुम्हें कुछ बताया ही नहीं। और जैसा कि तुमने मुझसे कहा कि तुम्हें स्वॉर्ड चलाना सीखना है, लेकिन उससे पहले तुम्हें इन सभी बुक्स को पढ़ के ख़त्म करना होगा। जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर भी राज़ी हो जाता है और वो उन सभी बुक्स को पढ़ने लगता है। जिसके नेक्स्ट सीन में प्रिंस ऑफ डार्कनेस को दिखाया जाता है जो कि सभी पीपल्स की मदद कर रहा होता है। इसके बाद हम देख पाते हैं कि वेलेस प्रिंस ऑफ डार्कनेस को स्वॉर्ड चलाना सिखा रहा होता है। अब इसके थोड़ी देर बाद हमें वेलेस को दिखाया जाता है जो हमारे प्रिंस ऑफ डार्कनेस को कुछ कपड़े देता है और उससे कहता है कि जल्दी से इसे चेंज कर लो, क्योंकि तुम्हारे कपड़े काफी ज्यादा गंदे हो चुके हैं। ये कपड़े मेरे तब के हैं जब मैं छोटा था, तो मुझे अच्छा लगेगा कि तुम इसे पहनोगे। जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर भी उन कपड़ों को पहन लेता है। इसके बाद सीन कट होता है और हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक कुर्सी पर बैठी होती है। उसके आसपास ब्लैक किंगडम के काफ़ी सारे नाइट होते हैं और वो कहते हैं कि मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई हूँ, जिसलिए मैं आराम कर रही हूँ। लेकिन तभी उनकी तरफ कुछ मैजिकल बीस्ट तेजी से बढ़ रहे होते हैं। जिसके बाद वो लड़की खड़ी हो जाती है और वो कहते हैं कि मुझे इन्हें मजा सखाना ही होगा। इतना क्या कि वो उनके ऊपर अटैक कर देती है और एक ही अटैक में उन्हें ख़त्म कर देती है। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी एक मैजिकल बीस्ट उस पर अटैक करने वाला होता है। लेकिन तभी वहाँ पर प्रिंस ऑफ डार्कनेस आके उसे वहाँ पर मार देता है और वो उस लड़की से कहता है कि तुम ठीक तो हो। जिस पर वो लड़की कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसके बाद वो लड़की अपना नाम गोजा बताती है और वो हमारे मेन कैरेक्टर से पूछती है कि तुम कौन हो। जिस पे हमारा मेन कैरेक्टर उसे बताता है कि वो प्रिंस ऑफ डार्कनेस है। इतना क्या कि वो वहाँ से जाने लगता है, जिस पर वो लड़की उसे ही देख रही होती है। जिसकी कुछ देर बाद उन्हें एक होटल में दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर गोजा उसे बताते हैं कि कुछ टाइम बाद एक कंपटीशन होने वाला है जिसमें सभी प्रिंस ऑफ डार्कनेस फाइट करेंगे और जो भी इसे जीतेगा वही होगा असली प्रिंस ऑफ डार्कनेस, जिसके बाद वही आगे जाके किंग ऑफ डार्कनेस बन जाएगा। इसके बाद सीन कट होता है और हमें व्हाइट किंगडम में क्वीन आयरस को दिखाया जाता है, जिसके पास एक नाइट आके उसे बताता है कि डार्क किंगडम से 2 लोग आए थे जिनके ऊपर डार्कनेस ने हावी कर लिया और उन्होंने हम पे ऊपर अटैक कर दिया। ये सुनने के बाद क्वीन आयरस कुछ सोचने लगती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें क्वीन आयरस को दिखाया जाता है जो प्रार्थना कर रही होती है कि व्हाइट किंगडम पर कोई मुसीबत ना आए। जिसके बाद आयरस और सीमा को दिखाया जाता है। यहाँ पर आयरस सीमा से पूछती है कि क्वीन ऑफ लाइट से होता क्या है, जिस पर सीमा कहती है कि ये तो मुझे भी नहीं पता।
जिस पर आयरस कहती है कि हम दोनों में से एक क्वीन ऑफ लाइट बनने वाला है। जिसके बाद हमें आयरस और क्वीन को दिखाया जाता है जो कि फाउंडर ऑफ रूइन के सामने बैठे होते हैं। यहाँ पर वो वेट कर रहे होते हैं कि फाउंडर ऑफ रूइन किनको क्वीन ऑफ लाइट चुनने वाला है। जिसके बाद फाउंडर ऑफ रूइन कहता है कि आयरस तुम बनोगी क्वीन ऑफ लाइट। जिसके बाद वो सीमा से कहता है कि तुम बनोगी मेज ऑफ क्वीन। जिसके बाद हमें अगले दिन आयरस और सीमा को दिखाया जाता है जो कि काफी समय बाद पिकनिक पर आए होते हैं। इधर आयरस कुछ प्लांट को कलेक्ट कर लेती है और कहती है कि इन प्लांट को पकाने के बाद इन्हें खाने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। अब प्लांट कलेक्ट करने के बाद वो घर के अंदर आते हैं, खाना बना के उसे खाने लगते हैं। जिसके बाद हमें आयरस को दिखाया जाता है जो कि अब अपने रूम में जा रही होती है और वो सोच रही होती है कि आज का खाना कितना ज़्यादा टेस्टी था। जिसके बाद वहाँ पर एक वाइट किंगडम का नाइट आ जाता है जिस पर आयरिस उससे पूछती है कि आखिर क्वीन ऑफ लाइट करती क्या है। जिस पर इस सवाल का जवाब तो उस नाइट के पास भी नहीं होता। जिधर आयरिस बोलती है कि मैं बस यही सोचती रहती हूँ कि क्वीन ऑफ लाइट करती क्या है। जिस पर वो नाइट कहता है कि आप इसको मत सोचो, आप क्वीन ऑफ लाइट काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनोगी। जिसके बाद आयरिस वहाँ से चली जाती है सोने के लिए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें आयरिस को एक पहाड़ की चोटी पर दिखाया जाता है जहाँ पर पहुंचकर बस वो वही सोच रही होती है कि आखिर क्वीन ऑफ लाइट करती क्या है, इसका मतलब क्या है। इतना वो सोच ही रही होती है कि तभी वहाँ पर डार्कनेस आ जाती है जिस पर आयरिस उसे आसानी से हरा देती है। लेकिन तभी वहाँ पर एक भविष्यवाणी सी होती है और वो बताती है कि क्वीन ऑफ लाइट का मतलब क्या है। वो बताती है कि क्वीन ऑफ लाइट हमेशा लोनली रहती है, मतलब कि वो उसे हमेशा अकेले रहना पड़ता है और जब तक वॉर होती है तब तक उसे उससे फाइट करना पड़ता है। जिसके बाद आयरिस भी डिसाइड कर लेती है कि वो कितनी भी लोनलीनेस क्यों ना हो जाए, वो हमेशा दूसरों को प्रोटेक्ट करेगी। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें ब्लैक किंगडम के कैसल में प्रिंस ऑफ डार्कनेस को दिखाया जाता है जो कि अपने कंपटीशन की तैयारी कर रहा होता है। मतलब हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो फाइट के लिए तैयार होता है। जिधर प्रिंस ऑफ डार्कनेस जाने से पहले बेलिस से कहता है कि वो सभी प्रिंस ऑफ डार्कनेस को हरा देगा। जिसके बाद वो किंग ऑफ डार्कनेस बन जाएगा। जिस पर बेलिस कहता है कि मुझे तुम पर भरोसा है क्योंकि तुम अब पूरी तरीके से परफेक्ट हो चुके हो एक किंग ऑफ डार्कनेस बनने के लिए। इसके बाद हमें सीधे ही टूर्नामेंट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर सारे के सारे प्रिंस ऑफ डार्क इकट्ठे हो चुके होते हैं एक दूसरे से फाइट करने के लिए। इसके बाद अनाउंसर उन सभी को बताती है कि इस कंपटीशन में उन्हें एक प्राइज भी मिलेगा, एक लॉन्ग स्वॉर्ड है जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। तो तुम सभी लोग तैयार हो जाओ कंपटीशन के लिए। जिस पर सभी कैंट पूछते हैं कि आखिर कंपटीशन में होगा क्या। जिस पर वो अनाउंसर सभी प्रिंस ऑफ डार्कनेस को बताती है कि उन्हें पहले राउंड में सभी मैजिकल बीस्ट से फाइट करनी होगी और जो लास्ट में 2 बचेंगे उसके बाद उन दोनों की फाइट होगी। आखिरी में उन दोनों में से जो भी जीतेगा वही प्रिंस ऑफ डार्कनेस होगा और उसे ही ये स्वॉर्ड मिलेगी। जिसके बाद हमें लायन जैसे एक आदमी को दिखाया जाता है जो उन सभी से कहता है कि मैं तुम लोगों पर इजी नहीं जाऊंगा। दूसरी तरफ हमें ग्रोजा को दिखाया जाता है जो कि कहती है कि सभी लोगों के लिए फर्स्ट एड का बंदोबस्त हो चुका है, अगर किसी को चोट लग जाती है तो उसका इलाज यहाँ पर हो सकता है। जिसके बाद ग्रोजा बोलती है कि अगर किसी को लगता है कि वो यहाँ पर फाइट नहीं कर सकता तो वो अपने आप को सरेंडर भी कर सकता है, जिससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, वो प्रिंस ऑफ डार्कनेस की सीट से हाथ धो देगा। जिसके बाद उन प्रिंस ऑफ डार्कनेस की फाइट शुरू हो जाती है। यहाँ पर मैजिकल बीस्ट उन लोगों पर अटैक करने लगते हैं। यहाँ पर सभी प्रिंस ऑफ डार्कनेस उनसे फाइट कर रहे होते हैं। यहाँ पर वो उन्हें काफ़ी अच्छी तगड़ी फाइट दे पा रहे होते हैं। तभी हम एक मैजिकल बीस्ट को देखते हैं जो कि एक प्रिंस ऑफ डार्कनेस लड़की पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन जो हमारा हीरो होता है वो उस बीस्ट को वहीं पर धराशाही कर देता है। जिस पर लायन वाला प्रिंस ऑफ डार्कनेस काफ़ी ज़्यादा भड़क जाता है और वो कहता है कि आखिर तुमने उस लड़की की जान क्यों बचाई। जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर उसकी कोई बात नहीं सुनता। इसके बाद हमें एक काफ़ी बड़े मैजिकल बीस्ट को दिखाया जाता है जो सभी प्रिंस ऑफ डार्कनेस पर अटैक कर देता है, लेकिन सभी प्रिंस ऑफ डार्कनेस उसके अटैक से बच जाते हैं। जिसके बाद वो बीस्ट सीधे लायन वाले प्रिंस ऑफ डार्कनेस का सर पकड़ लेता है और उसे कुचलने वाला होता है, लेकिन तभी वो प्रिंस ऑफ डार्कनेस अपने आप को सरेंडर कर देता है। यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर उस मैजिकल बीस्ट पे अटैक कर देता है और एक ही अटैक में हरा देता है। लेकिन जो हमारा हीरो प्रिंस ऑफ डार्कनेस होता है वो किसी भी को मार नहीं रहा होता। जिस पर एक प्रिंस ऑफ डार्कनेस जो कि लड़का होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि तुम ऐसे फाइट करोगे तो हो गया। जिसके बाद वो हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक कर देता है। यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर भी उससे फाइट करने लगता है।
पहले तो उन दोनों में फाइट एकदम बराबर की चल रही होती है, लेकिन थोड़ी देर बाद हमारा मेन कैरेक्टर उसके ऊपर हावी होने लगता है और उसकी स्वॉर्ड को दूर फेंक देता है। लेकिन वो प्रिंस ऑफ डार्कनेस हार नहीं मानता, वो हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर फिर से अटैक करता है, जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर उसकी गर्दन पर स्वॉर्ड रख लेता है और वो कहता है कि मैं किसी को मारना नहीं चाहता, इसलिए मैं किसी को नहीं मार रहा। अब लास्ट में यही प्रिंस ऑफ डार्कनेस बचा था, जिस पर वो प्रिंस ऑफ डार्कनेस कहता है कि मैं हार मानता हूँ। इसके बाद ग्रोजा ग्राउंड में आती है और वो हमारे मेन कैरेक्टर के सामने आके उसे एक स्वॉर्ड देती है और वो कहती है कि अब से ये स्वॉर्ड तुम्हारी हुई। जिसके बाद वो रेड बाल वाला प्रिंस ऑफ डार्कनेस हमारे मेन कैरेक्टर के पास आता है और वो कहता है कि मेरा नाम है एडल, अब से तुम मुझे एडल कहना और मुझे आशा है कि तुम ऐसे ही रहोगे, बिल्कुल भी बदलोगे नहीं। जिसके बाद उन लोगों के पास एक लेटर आता है, उस लेटर में लिखा होता है कि उन लोगों को व्हाइट किंगडम में जाना है ब्लैक किंगडम का दूत बनकर, जिसे पढ़कर मेन कैरेक्टर हैरान होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें आयरिस को दिखाया जाता है, जो अपने हाथ में स्वॉर्ड पकड़ी होती है और हवा में उड़ रही होती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है हमारे मेन कैरेक्टर की ओर। यहाँ पर हम ग्रोजा और एडल को उसके साथ देखते हैं, वो लोग एक शिप में व्हाइट किंगडम की ओर बढ़ रहे होते हैं और ये शिप ऐसी वैसी नहीं होती, वो हवा में उड़ रही होती है। जिसके बाद उन लोगों को पता चलता है कि वो व्हाइट किंगडम पहुंचने वाले हैं। यहाँ पर ग्रोजा हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि संभल कर, वो हमारा एनिमी किंगडम है, तो वो अटैक भी कर सकता है क्योंकि हम लोग एक वॉर में पहले भी फंसे हुए हैं। लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर का इस पर कोई रिएक्शन नहीं होता। इस पर एडल कहता है कि तुम ज़्यादा बात क्यों नहीं करते प्रिंस ऑफ डार्कनेस, तुम हमेशा शांत क्यों रहते रहे। जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि हमें एक लेटर ही तो पहुँचाने जाना है। जिस पर एडल उससे बोलता है कि हम अपने एनिमी किंगडम में जा रहे हैं, तो हमसे थोड़ी भी गलती हुई ना तो हम वहीं पे फंस जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लोग व्हाइट किंगडम पहुंच गए होते हैं। यहाँ पर वो शिप से उतर रहे होते हैं। एडल हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि मैंने तुमसे कहा कि यहाँ पर संभल कर रहना, और वैसे क्या हम उस जगह जाने वाले हैं। वो एक कैसल की तरफ इशारा कर रहा होता है, पूछ रही होती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है एडल और हमारे मेन कैरेक्टर की ओर। यहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर के सामने कुछ नाइट आ जाते हैं, जिस वजह से हमारा मेन कैरेक्टर उसके सामने स्वॉर्ड निकालने लगता है उनसे फाइट करने के लिए। लेकिन एडल उसे रोक लेता है और वो कहता है ये लोग हमारे ही प्रोटेक्शन के लिए आए हैं और तुम इन पर अटैक नहीं कर सकते। और वो उससे कहता है कि तुम हमारे यहाँ के किंग ऑफ डार्कनेस बनने वाले हो, तो तुम यहाँ पर थोड़ी सी भी गलती नहीं कर सकते। इधर हमारा मेन कैरेक्टर भी उसकी बात मान लेता है और अपनी स्वॉर्ड को अपनी म्यान में डाल देता है। जिसके बाद एडल उन सभी लोगों से कहता है कि इसे माफ कर दीजिएगा। लेकिन तभी वहाँ पर एक हाई रैंक का नाइट आता है और वो एडल के सामने स्वॉर्ड रख लेता है और वो उससे कहता है कि तुम यहाँ पर कोई नौटंकी मत करना। जिस पर एडल उन्हें बोलता है कि यहाँ पर वो लोग एक लेटर देने के लिए आए थे, जिसे आप लोगों को पता ही होगा। जिस पर वो हाई रैंक का नाइट उससे कहता है तुम्हारी वजह से हमारे यहाँ के सिटीजन को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है, तो मैं इस बार रिस्क ले सकता, इसलिए मैं तुमसे तुम्हारा नाम पूछता हूँ। जिस पर जो एडल होता है उसे अपना नाम बता देता है। दूसरी तरफ में क्वीन आइरिस को दिखाया जाता है, जिसके पास वो लेटर पहुँच नाइट उनका स्वागत करते हैं और उसके बाद वो लेटर ले जाकर क्वीन आइरिस को दे देते हैं। इधर क्वीन आइरिस भी वो लेटर पढ़ लेती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें प्रिंस ऑफ डार्कनेस और एडल को दिखाया जाता है, जो कि सिटी में घूम रहे होते हैं। यहाँ पर सभी सिटीजन काफ़ी ज़्यादा डरे हुए होते हैं और वो लोग कह रहे होते हैं देखो वो डीमन जा रहे हैं। जिस पर ये बात एडल भी सुन लेता है और वो प्रिंस ऑफ डार्कनेस से कहता है कि पहले तो हमें इन सिटीजन की सोच को बदलना होगा, तभी जाके हम कुछ कर पाएंगे। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एडल और प्रिंस ऑफ डार्कनेस को दिखाया जाता है, जो कि क्वीन आइरिस के सामने आ गए होते हैं। इधर प्रिंस ऑफ डार्कनेस और क्वीन आइरिस दोनों ही एक दूसरे को देख रहे होते हैं। जिसके बाद एडल उनके सामने झुकता है और वो प्रिंस ऑफ डार्कनेस को भी उसके सामने झुकने के लिए कहता है। इधर हमारा मेन कैरेक्टर प्रिंस ऑफ डार्कनेस भी उसके सामने झुक जाता है। जिसके बाद एडल क्वीन आइरिस से कहता है क्वीन आइरिस, मैं चाहता हूं कि आप लोग हमारी हेल्प करें, क्योंकि बाल है वो आपकी सिटी में भी काफ़ी ज़्यादा तबाही मचा रहा है। इतना ही नहीं, वो डार्क किंगडम में भी काफ़ी तबाही मचाता है। तो हम चाहते हैं कि हम दोनों कोऑपरेट करके उस बाल को हरा दें, क्योंकि इससे उन दोनों की सिटी को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है और एक एक करके लोग मारे जा रहे हैं। जैसा कि किंग ऑफ डार्कनेस ने आपको लेटर लिखा था, इसके अनुसार हम चाहते हैं कि आप हमारी बात मानें, क्योंकि इससे उन दोनों ही सिटी में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है।
ये सुनकर रॉयल नाइट कहता है कि किंग ऑफ डार्कनेस चाहता है कि हम बाल को उसको हराने में मदद करें, लेकिन अगर जो बाल है वो हार जाएगा तो किंग ऑफ डार्कनेस ये जो हम पे दूसरा हमला करेगा, जिसकी वजह से हमारी सिटी पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम भी आ सकती है। यहाँ एडल किंग ऑफ डार्कनेस की साइड, किंग ऑफ डार्कनेस चाहते हैं कि दोनों ही सिटी में बैलेंस बना रहें। तो आप नहीं चाहती क्यूनाइरस ऐसा हो जाए? जिस पर क्यूनाइरस कहती है, मैं तुम्हें ये सोचकर जवाब दूंगी। जिसके बाद हमें डार्क किंगडम के कुछ नाइट को दिखाया जाता है जो काफ़ी ज़्यादा हंसी मजाक कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर ग्रोजा आ जाती है और वो बोलती है कि हल्ला करना बंद करो, अभी मैं कुछ सोच रही हूँ। जिसके बाद वो प्रिंस ऑफ डार्कनेस के बारे में सोचने लगती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें रॉयल नाइट को दिखाया जाता है। यहाँ पर वो प्रिंस ऑफ डार्कनेस और एडल को उनका कमरा दिखाने के लिए जा रहा होता है और वो रॉयल नाइट काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लग रहा होता है। जिस पर एडल से पूछता है कि आखिर तुम इतने ज़्यादा गुस्से में क्यों लगते हो हमसे, हमने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा है क्या? जिस पर वो रॉयल नाइट भड़क जाता है और वो कहता है कि तुम्हारी वजह से हमारे काफ़ी सारे सिटीजन मारे गए हैं, तो तुम चुप रहो। जिस पर एडल कुछ नहीं कहता। जिसके बाद प्रिंस ऑफ डार्कनेस उस रॉयल नाइट से पूछता है कि क्यूनाइरस कैसी है। ये सुनकर वो रॉयल नाइट उससे कहता है कि आखिर तुम क्यूनाइरस के बारे में क्यों पता लगाना चाहते हो? अगर तुम्हें कुछ गड़बड़ करनी है ना तो मैं तुम्हें यहीं पे मार दूंगा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम दूसरे किंगडम के प्रिंस ऑफ नाइट हो। जिस पर प्रिंस ऑफ डार्कनेस को क्यूनाइरस के बारे में पता करना था, इसलिए वो उससे कुछ और बोलने वाला ही था, लेकिन तभी एडल उसका मुंह बंद कर देता है और वो कहता है कि ये बात करना बंद करो। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें उन दोनों को कमरे में दिखाया जाता है। यहाँ पर एडल क्यूनाइरस पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है और वो बोलता है कि वाइट किंगडम के लोग अपने आप को ही सही समझते हैं, उन्हें लगता है कि उनकी वजह से उनके सिटीजन मारे जा रहे हैं, जबकि वाइट किंगडम के लोग की वजह से डार्क किंगडम के लोग भी तो मारे जा रहे हैं। और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है इस रॉयल नाइट के ऊपर और वाइट किंगडम के ऊपर। जिस पर प्रिंस ऑफ डार्कनेस उससे कहता है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि इसमें क्यूनाइरस की कोई गलती ना हो। जिस पर एडल उससे कहता है कि लगता है तुम कुछ ज़्यादा ही क्यूनाइरस की तरफदारी कर रहे हो। इसके बाद एडल उस रूम के बाहर चला जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें क्यूनाइरस को दिखाया जाता है जो कि बोल रही होती है कि क्वीन ऑफ लाइट करती क्या है, क्या वो इस चीज़ को सही कर पाएगी। मतलब वो अपने बारे में ही बोल रही होती है कि वो क्या करे, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो इसका सॉल्यूशन कैसे निकालें। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए मुझे अपनी ड्यूटी को फॉलो करना चाहिए। ये कहने के बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें क्यूनाइरस को दिखाया जाता है जिसके सामने प्रिंस ऑफ डार्कनेस और एडल झुके हुए होते हैं। यहाँ पर क्यूनाइरस प्रिंस ऑफ डार्कनेस से पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे क्या करना चाहिए। जिस पर नाइट कहता है कि आप क्या कह रही हो, इनकी बात हमें नहीं मारनी चाहिए। जिस पर प्रिंस ऑफ डार्कनेस बोलता है कि मुझे लगता है कि हमने एक ऑपरेशन इसके लिए तैयार, हम दोनों किंगडम के लोग मिलकर इस बाल को ख़त्म कर देंगे। असल में होता ये है कि बाल ने ब्लैक किंगडम पे अटैक कर दिया होता है और इस वजह से प्रिंस ऑफ डार्कनेस क्यूनाइरस से हेल्प मांगने के लिए आए थे। जिस पर क्यूनाइरस भी अब इसके लिए राज़ी हो जाती है। जिसके थोड़ी देर बाद हमें रॉयल नाइट को दिखाया जाता है और उसे ये फैसला बिल्कुल भी पसंद नहीं आया होता जो आयरिस ने लिया होता है। इसके बाद सीमा को देखते हैं जो कि वहाँ पर चलते हुए आती है और वो पूछती है कि आयरिस कहाँ गई। जिस पर वो रॉयल नाइट बताता है कि वो ब्लैक किंगडम गई है उनकी मदद करने के लिए, क्योंकि उसके ऊपर बाल ने अटैक कर दिया है और वो किंगडम काफ़ी ज़्यादा मुसीबत में है, जिस वजह से 2 एनबॉय आए हुए हैं। ये सुनकर सीमा उससे कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं कुछ समय तक नहीं थी और तुम क्यूनाइरस को तुमने ब्लैक किंगडम भेज दिया, उसके ऊपर कोई खतरा भी तो आ सकता है। जिस पर रॉयल नाइट कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि वो दोनों एनबॉय मुझे बुरे नहीं लगते। जिस पर सीमा उससे कहती है कि इससे क्या मतलब है, मैं वैसे भी उनसे नहीं मिली हूँ तो मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। जिसके बाद हमें एडल को दिखाया जाता है जो कि अपने कमरे में सो रहा होता है, जबकि दूसरी तरफ जो प्रिंस ऑफ डार्कनेस होता है वो वहाँ पे बुक को पढ़ रहा होता है। जिसके बाद सीमा को दिखाया जाता है जो कहती है कि मैं जा रही हूँ आयरिस की मदद करने के लिए, लेकिन नाइट उसे रोक लेता है और वो कहता है कि इस सिटी में कोई और नहीं है उनकी प्रोटेक्शन करने के लिए, और क्यूनाइरस ने कहा था कि उसे सीमा को रोकना है और मैं वही कर रहा हूँ। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें ब्लैक किंगडम में दिखाया जाता है, जिधर हम क्यूनाइरस को बढ़ते हुए देखते हैं। इधर हम बाल को देखते हैं जो कि ब्लैक किंगडम पर अटैक करने वाला होता है। जिसके बाद हमें ब्लैक किंगडम के नाइट को दिखाया जाता है जो कि सभी लोग फाइट के लिए तैयार होते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें बैलेस और ग्रोजा को दिखाया जाता है। यहाँ पर बैलेस ग्रोजा से कहता है तुम यूनिट ए की कमांडर होंगी और इन सभी को
वो दो कमांड दूंगी जिससे ये लोग बाल से फाइट कर पाएँ और मैं उससे हेड ऑन फाइट करूँगा। इधर हम बैलेंस को देखते हैं जो कि बाल के ऊपर काफ़ी खतरनाक अटैक करने लगता है। इधर बाल पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा होता। इसके बाद बाल उसके ऊपर काफ़ी खतरनाक अटैक करता है, जिसके बाद बैलेंस को देखते हैं जो उन सभी से कहता है कि अटैक करो। इसके बाद हम कुछ सोल्जर को देखते हैं जो कि अपने एरो से बाल के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन बाल को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता और वो कहता है कि तुम मुझे इतनी आसानी से नहीं हरा सकते। यहाँ पर बाल कहता है कि मुझे ड्रैगन गॉड भी कहा जाता है, तो मुझसे ऐसे जीत लोगे। जिसके बाद हम बाल को देखते हैं जो कि सीधे बैलेंस के ऊपर काफ़ी खतरनाक अटैक करता है, जिसकी वजह से वो अटैक उसे लगने वाला होता है। लेकिन तभी वहाँ पर आ जाता है किंग ऑफ डार्कनेस और वो बैलेंस को बचा लेता है और वो कहता है कि बाल तू नहीं सुधरेगा, तूने फिर से हमारे किंगडम पे अटैक कर दिया। जिस पर बाल उससे कहता है कि तू बिल्कुल भी नहीं बदला कायराट, मैं तुझे आप वाइट पेंट करके एकदम वाइट कर दूंगा जिससे तेरी प्रजा भी तेरे को देख पाएगी। जिसके बाद किंग ऑफ डार्कनेस और बाल में काफ़ी खतरनाक फाल उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन किंग ऑफ डार्कनेस भी ऊपर अटैक करने लगता है। इधर उन दोनों की लाइफ बराबर में चल रही होती है, लेकिन तभी बाल किंग ऑफ डार्कनेस पर हावी होने लगता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर क्यूनाइरस पहुंच जाती है और वो किंग ऑफ डार्कनेस की हेल्प करने लगती है। जिस पर किंग ऑफ डार्कनेस कहता है क्या बुरे दिन आ गए हैं कि हमें वाइट किंगडम के लोगों से मदद मांगनी पड़ रही है। जिसके बाद हम देखते हैं कि क्यूनाइरस अपने पावरफुल अटैक उसके ऊपर करती है, जिसकी वजह से क्यूनाइरस को भी काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही होती है। लेकिन थोड़ी देर बाद क्यूनाइरस और जो किंग ऑफ डार्कनेस था वो दोनों ही बाल को आसानी से हरा देते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें शीमा और एडल को दिखाया जाता है। यहाँ पर एडल उनसे कहता है कि हाँ, हम यहाँ पर हेल्प मांगने के लिए आए थे। इधर सीमा उससे कहती है कि अगर आयरस को कुछ हुआ तो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें क्वीन आयरस को दिखाया जाता है जो कि वाइट किंगडम की ओर बढ़ रही होती है और वो काफ़ी ज़्यादा थकी हुई होती है। जैसे ही वो लैंड करती है वो गिरने वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ पर प्रिंस ऑफ डार्कनेस आता है और वो उसको पकड़ लेता है और गिरने से बचा लेता है। इसके बाद वो वहाँ पर बैठाल देता है उसको। तभी वहाँ पर आ जाता है रॉयल नाइट और वो क्वीन आयरस की हालत देखने लगता है। वो बोलता है कि क्वीन आयरस काफ़ी ज़्यादा थकी हुई लग रही हैं। जिसके बाद सीमा कहती है कि इसे जल्दी ले जाओ, मैं इसे चेक करती हूँ। चेक करने के बाद वो बोलती है कि उसने रूइन ऑफ गॉड का काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर लिया, जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा थक चुकी है। इसके बाद वो उन्हें बोलती है जाके उन स्पेशल एनवॉय को बता दो, जिससे उसे पता चल सके कि क्वीन आयरस की हालत क्या है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एडल को दिखाया जाता है, जहाँ पर एडल बोलता है कि सीमा बिल्कुल मेरे टाइप की है, वैसे भी तुम्हें भी क्वीन आयरस काफ़ी ज़्यादा पसंद है ना। जिस पर प्रिंस ऑफ डार्कनेस तो कुछ कह ही नहीं पाता। लेकिन तभी वहाँ पर रॉयल नाइट आ जाता है और वो उन लोगों को बताता है कि ब्लैक किंगडम पे जो भी मुसीबतें पूरी तरीके से गायब हो चुकी हैं। जिसके बाद प्रिंस ऑफ डार्कनेस क्वीन आयरस के बारे में पूछता है कि उनकी हालत कैसी है। जिस पर रॉयल नाइट बताता है कि क्वीन आयरस की हालत थोड़ी बेकार है, लेकिन अब वो खतरे से बाहर है। जिसके बाद हमें सीमा को दिखाया जाता है जो कि अभी भी क्वीन आयरस का इलाज कर रही होती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है ब्लैक किंगडम की ओर। यहाँ पर ब्लैक किंगडम की हालत काफ़ी बुरी होती है, लेकिन बैलेंस से बोलता है कि चलो ये तो सही हुआ कि हमने बाल को सील कर दिया है, जिससे अब कोई मुसीबत नहीं आएगी। फिर बैलेंस ग्रोजा को एक लेटर देता है और वो कहता है कि जाके सुबह वाइट किंगडम में दिया आना। और यहाँ पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप लोग जानना चाहते हैं ये एनिमे सीरीज़ कौन सी है तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, नीचे कमेंट करके ज़रूर जाना। तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें ग्रोजा को दिखाया जाता है जो कि प्रिंस ऑफ डार्कनेस के बारे में ही सोच रही होती है कि कैसे वो उससे मिली थी। जिसके बाद वो बोलती है कि मैं भी आपके पास आ रही हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें वाइट किंगडम में दिखाया जाता है एडल को, जो कि क्वीन आयरस के सामने झुका हुआ होता है और वो क्वीन आयरस से कहता है वो किंग ऑफ डार्कनेस से बात करेगा और जो भी उनके बीच में दिक्कत है उसे सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करेगा, जिससे वाइट किंगडम पे कोई भी मुसीबत का सामना ना करना पड़े। और वो कहता है कि किंग ऑफ डार्कनेस मेरी बात समझ जाएंगे। इधर क्वीन आयरस भी सुनकर काफ़ी खुश होती है और जो एडल होता है वो तो सीमा को ही देख रहा होता है। जिसके बाद रॉयल नाइट कहता है ये तो और भी ज़्यादा अच्छा हुआ और वो क्वीन आयरस से कहता है कि इससे अब हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम ग्रोजा को देखते हैं जो कि वाइट किंगडम पहुंच जाती है। इसके बाद हमें ग्रोजा को दिखाया जाता है जो आयरस से कहती है कि जो किंग ऑफ डार्कनेस है उन्होंने आपके लिए लेटर भेजा है
जिस लेटर को लेकर क्वीन आइरिस भी पढ़ती है और वो लेटर पढ़ के वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि उसमें किंग ऑफ डार्कनेस ने साफ साफ लिखा होता है कि जो भी उनके बीच में प्रॉब्लम है पूरी तरीके से सॉल्व हो चुकी है। ये सुनने के बाद वो उन सबको ये बात बताती है। इधर रॉयल नाइट भी सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वो कहता है कि जो हमारी प्रॉब्लम थी वो पूरी तरीके से सॉल्व हो चुकी है, तो ये तो अच्छा ही हुआ। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि जो सीमा होती है वो कहती है कि मैं ग्रोजा के लिए भी एक रूम बंदोबस्त कर दे रही हूँ जिसपे वो भी उसमें रोक सकें। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें सीमा और आइरिस को दिखाया जाता है जो कि एक दूसरे से बात कर रही होती हैं। इधर सीमा कहती है कि मैंने जितना ब्लैक किंगडम के लोगों को बुरा समझा था वो इतने बुरे भी नहीं है। जिस पर आइरिस भी सर हिलाती है और वो कुछ सोचने लगती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें उन लोगों को एक जंगल में दिखाया जाता है। यहाँ पर वो एक बच्चे के पास गए होते हैं। वो बच्चा ब्लैक किंगडम के लोगों को देख के काफ़ी ज़्यादा डर चुका होता है, जिस पर आइरिस उससे कहती है कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं, ये लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। जिस पर वो बच्चा भी बाहर निकल के आता है और वो बताता है कि मेरा नाम नेवी है। और अब वो लोग भी उससे बात करने लगते हैं, जिस वजह से अब नेवी को काफ़ी डर नहीं लग रहा होता। इधर सीमा उससे पूछती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे, जिसमें नेवी बताता है कि मैं इन लोगों को ठीक कर रहा था, इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा चोट लग चुकी थी। जिसके बाद नेवी अपने मैजिक का यूज़ करता है और उन दोनों को ठीक कर देता है। इधर सीमा कहती है तुम काफ़ी अच्छे से मैजिक यूज़ कर पा रहे हो, तुम मुझसे भी बड़े एक मैजिशियन बनोगे। इसके बाद वो लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। इधर सीमा ग्रोजा की तरफ देखती है और वो बोलती है कि तुम्हारे कपड़े कितने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, चलो इसको चेंज करके चेक करते हैं। इधर हम देखते हैं कि वो दोनों अपनी ड्रेस को चेंज करते हैं और वो दोनों काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे होते हैं। ये एडल बोल रहा होता है कि तुम सीमा काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। जिसके बाद एडल के दिमाग में आइडिया आता है और वो लोग भी एक दूसरे के साथ कपड़े चेंज करते हैं। हम देख पाते हैं कि एडल पहनता है उस रॉयल नाइट के कपड़े और रॉयल नाइट कपड़े पहनता है एडल के कपड़े। ये दोनों ही काफ़ी ज़्यादा मौज मस्ती काट रहे होते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें प्रिंस ऑफ डार्कनेस को दिखाया जाता है जो कि चेस खेल रहा होता है। यहाँ पर जो रॉयल नाइट हो चुका है वो हार चुका होता है और वो कहता है कि मैं ऐसे नहीं हार सकता। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लोग खाना खाने के लिए गए होते हैं। यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते हैं आज के दिन को। इन लोगों को आज काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया होता है। जिसके बाद हमें आइरिस को दिखाया जाता है जो कि सोने जा रही होती है और वो बोलती है कि आज का दिन कितना ज़्यादा अच्छा था, मुझे आज काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। इसके बाद हमें ग्रोजा को दिखाया जाता है। ग्रोजा प्रिंस ऑफ डार्कनेस से अपने साथ डार्क किंगडम चलने के लिए बोल रही होती है, जिस पर प्रिंस ऑफ डार्कनेस कहता है कि मैं यहाँ पर कुछ समय तक और रुकना चाहता हूँ और मुझे ये जगह काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि वो लोग जंगल में आए होते हैं। वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो कुछ प्लांट कलेक्ट करेंगे और आज भी काफ़ी ज़्यादा मौज मस्ती करेंगे, क्योंकि कुछ समय बाद जो प्रिंस ऑफ डार्कनेस एडल और ग्रोजा हैं वो इस जगह छोड़ के अपने किंगडम चले जाएंगे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सीमा और एरिस बोलती है कि तुम बॉयज जाओ कुछ लकड़ियाँ लेकर आओ, तब तक हम कुछ खाने का बंदोबस्त करते हैं। जिसके बाद वो सभी लड़के निकल जाते हैं लकड़ियाँ कलेक्ट करने के लिए। यहाँ पर वो लोग लकड़ियाँ ढूंढ रहे होते हैं। इधर हम देख पाते हैं कि प्रिंस ऑफ डार्कनेस कहता है आखिर जो नेवी था वो कहाँ गया। इधर वो लोग ढूंढने लगते हैं कि नेवी कहाँ चला गया। जिसके बाद प्रिंस ऑफ डार्कनेस दौड़ते दौड़ते एक नदी के पास आता है। यहाँ पर वो आइरिस को देखता है और उससे पूछने के लिए जा रहा होता है कि आखिर नेवी कहाँ गया, लेकिन उससे उसका पैर अचानक से फिसल जाता है और वो आइरिस के ऊपर गिर जाता है, जिसकी वजह से वो दोनों ही नदी के अंदर गिर जाते हैं। अब वो दोनों ही गीले हो चुके होते हैं। यहाँ पर आइरिस प्रिंस ऑफ डार्कनेस से कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया कि तुम नेवी की काफ़ी ज़्यादा चिंता कर रहे हो, लेकिन वो अपने वापस से ऐसे हावड़ा पे पहुंच चुका है जिस पर वो लोग खाना बनाने वाले हैं। इस पर ये सुनकर जो प्रिंस ऑफ डार्कनेस होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है कि नेवी को कोई कुछ नहीं हुआ। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें उन सभी को दिखाया जाता है जो कि उस जगह पहुंच जाते हैं और अपनी खाना पीना करने लगते हैं और यहाँ पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। वैसे ये दोनों ही फिलर एपिसोड थे और ये 2 एपिसोड थे जो मैंने अभी एक्सप्लेन किए हैं। तो इसके बाद इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एडल को दिखाया जाता है जिसके पास एक लेटर आता है। उस लेटर को पढ़ने के बाद वो कुछ सोचता है और वो कहता है कि ठीक है। अब एडल और प्रिंस ऑफ डार्कनेस होते हैं वो वहाँ से जाने वाले होते हैं, जिस पर एडल उससे बोलता है कि मुझे पता है कि तुम एरिस को पसंद करने लगे हो ना। जिस पर प्रिंस ऑफ डार्कनेस कोई जवाब नहीं देता। इसके बाद हम रॉयल नाइट को देखते हैं जो कि उन्हें अलविदा कहने के लिए आया होता है। इस पर एडल उससे कहता है कि मैं लास्ट टाइम एरिस से मिलना चाहता हूँ और क्वीन आइरिस को धन्यवाद करना चाहता हूँ जो भी उन्होंने हमारे लिए किया। इसके बाद एडल उधर चला जाता है और वो क्वीन आइरिस से बातें करने लगता है। यहाँ पर क्वीन आइरिस उसको एक लेटर देती है और वो कहती है ये किंग ऑफ डार्कनेस को दे देना, जिससे उनके बीच में एक अलायंस बन जाएगी और उन्हें कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। जिस पर
एडल कहता है कि यस क्वीन आयरस। इसके बाद एडल अपना सर पकड़ता है और वो कहता है कि ऐसा अपने सपने में सोचना। इतना क्या कि उससे अचानक से कुछ होने लगता है। इधर अचानक से ही एडल अपने खतरनाक रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो कहता है कि हम लोग तुम लोगों से अलायंस कभी नहीं बना सकते। इतना क्या कि वो सीधे आयरस पे अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर प्रिंस ऑफ डार्कनेस आता है और वो अपनी स्वॉर्ड से सीधे एडल को मार देता है। उसे भी समझ में नहीं आया होता कि आखिर उसने क्या किया। ये देखने के बाद रॉयल नाइट को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो सीधे जाता है प्रिंस ऑफ डार्कनेस पर और उस पर अटैक करके वहीं पर बेहोश कर देता है और वो कहता है कि डार्क किंगडम के लोग कभी भी नहीं सुधर सकते। इसके बाद वहाँ पर सीमा आ जाती है और उसे भी इसके बारे में पता चल जाता है। इधर हम क्वीन आयरस को देखते हैं जो कि सोच रही होती है कि जो भी उसने किया उसका कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। वो कभी भी डार्क किंगडम और वाइट किंगडम को एक साथ नहीं मिला पाएगी। वो लोग कब शांति से यहाँ पर रह पाएंगे। ये सारी बातें वो ड्यून ऑफ लाइट के सामने कर रही थी। इधर ड्यून ऑफ लाइट की आवाज़ आती है कि जो तुम्हारा दिल कहता है, जैसे तुम लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहती हो उसी लोगों को तुम प्रोटेक्ट करो। जो तुम्हें सही लगता है, किसको प्रोटेक्ट करना सही है उसको प्रोटेक्ट करो। ये सुनने के बाद आयरस समझ जाती है कि उसे अब क्या करना है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें प्रिंस ऑफ डार्कनेस को दिखाया जाता है जो कि जेल में बंद होता है कि तभी वहाँ पर एक बिल्ली आती है और वो प्रिंस ऑफ डार्कनेस को आज़ाद कर देती है और उसे अपने पीछे आने के लिए कहती है। इधर प्रिंस ऑफ डार्कनेस को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर ये बिल्ली उसकी मदद क्यों कर रही है, लेकिन वो उसको फॉलो करते हुए एक पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाता है, जिसके बाद वो बिल्ली ट्रांसफॉर्म हो जाती है क्वीन आयरस के अंदर। ये देखने के बाद जो प्रिंस ऑफ डार्कनेस होता है वो थोड़ा हैरान होता है। इधर क्वीन आयरस कहती है कि पहले तो तुम मुझे स्ट्रेंज लगे थे, लेकिन धीमे धीमे तुम मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आने लगे। मुझे पता है कि तुम बुरे नहीं हो, तो मैं चाहती हूँ कि तुम जाओ डार्क किंगडम में और वहाँ के किंग ऑफ डार्कनेस बन जाओ, जिससे ये सारी दुनिया वापस से अच्छी हो जाए। ये कहने के बाद वो प्रिंस ऑफ डार्कनेस को उसकी स्वॉर्ड देती है। इधर प्रिंस ऑफ डार्कनेस भी उससे प्रॉमिस करता है कि वो वहाँ का किंग ऑफ डार्कनेस बन जाएगा। इसके बाद इनकी सिटी के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पर प्रिंस ऑफ डार्कनेस क्वीन आयरस के बारे में सोच रहा होता है, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें वाइट किंगडम में दिखाया जाता है। यहाँ पर क्वीन आयरस भी प्रिंस ऑफ डार्कनेस के बारे में सोच रही होती है और वो बोलती है कि पहले तो मुझे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज लगा था, लेकिन वो धीमे धीमे मुझे उसके बारे में पता चलता रहा कि वो कितना ज़्यादा दिल का अच्छा है, क्योंकि मैं उसके दिल को साफ साफ देख पा रही थी। इसके बाद वो डिसाइड करती है कि वो सभी डार्कनेस को ख़त्म कर देगी। सीन शिफ्ट होता है और हमें आयरस को दिखाया जाता है जो काफ़ी सारी डार्कनेस को लड़के हरा रही होती है। इसके बाद क्वीन आयरस को दिखाया जाता है जिसके सामने रॉयल नाइट झुका होता है। यहाँ पे रॉयल नाइट उससे कहता है कि मैं कुछ समय तक छुट्टी चाहता हूँ जिससे मैं आपको प्रोटेक्ट कर सकूँ। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि क्वीन आयरस प्रिंस ऑफ डार्कनेस के बारे में ही सोच रही होती है। इसके अगले दिन हमें क्वीन आयरस को दिखाया जाता है जिसके सामने सीमा और रॉयल नाइट बैठे होते हैं। रॉयल नाइट क्वीन आयरस से बोलता है कि उसे कुछ समय तक छुट्टी चाहिए जिससे वो आपकी सुरक्षा कर सके, क्योंकि आप जब से बाहर से लड़कर आई हो तो आप बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी हो और मुझे लगता है कि हमें आपके प्रोटेक्शन करनी चाहिए, क्योंकि आप ही हो जो वाइट किंगडम को चलाती हो और अगर आपको कुछ हो गया तो हमारा वाइट किंगडम वहीं पर ख़त्म हो जाएगा। जिस पर क्वीन आयरस भड़क जाती है और वो उससे कहती है कि तुम्हें अपने काम पर ध्यान रखना चाहिए, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। और जैसा कि तुम्हें याद हो कि तुम
एक सोल्जर की टीम के कमांडर हो और तुम्हारा काम है हमारे वाइट किंगडम की रक्षा करना, ना कि मेरी रक्षा करना। तो मेरी तुमसे यही आशा है कि तुम हमारे वाइट किंगडम की रक्षा करोगे और अपने काम पर फोकस करोगे। जिस पर रॉयल नाइट कहता है कि यस क्यूनाइरस, लेकिन उससे पहले हमें आपको ठीक करने का कोई तरीका ढूंढना होगा ना। जिस पर क्यूनाइरस कहती है कि तुम्हें ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं ये चाहती हूँ कि तुम अपनी टीम को ढंग से कमांड करो। इधर क्यूनाइरस ये भी कहती है कि वो अपने आप ही यहाँ पर हील हो जाएगी। जिस पर रॉयल नाइट कुछ नहीं कह पाता। फिर क्यूनाइरस रॉयल नाइट से कहती है कि कमांडर अपने सैनिकों को तैयार करो फाइट के लिए। इसके बाद वो सीमा से कहती है मेज यूनिट तुम भी अपने मैजिक पर ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि मुझे पता चला है कि तुम्हें अभी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि तुमने बाइल से फाइट की थी और मैं चाहती हूँ कि तुम जल्दी से वापस से पहले जैसे हो जाओ। और वो सोच रही होती है मन ही मन कि वापस से सब कुछ नॉर्मल हो जाए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें रॉयल नाइट और सीमा को दिखाया जाता है। यहाँ पर रॉयल नाइट सीमा से कहता है मुझे अभी भी क्यूनाइरस की काफ़ी ज़्यादा चिंता हो रही है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं उनको ठीक करने के लिए कुछ करूँ। जिस पर सीमा उससे कहती है कि हमें क्यूनाइरस ने कहा है कि जो हमें करना है वही हमें करना है, लेकिन जो रॉयल नाइट होता है वो सुनता नहीं। इधर सीमा उससे बोलती है कि अगर तुम अपनी पोजीशन को छोड़ दोगे तो सभी नाइट को कमांड कौन करेगा। जिस पर वो कमांडर कहता है, मतलब रॉयल नाइट कहता है कि वो तुम कर लेना। जिस पर सीमा कहती है अब जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम्हें मेरी बात नहीं सुनी तो मत सुनो। इतना कहकर सीमा वहाँ से चली जाती है। इधर रॉयल नाइट मन ही मन माफ़ी मांगता है और कहता है कि मेरे सेल्फिश बिहेवियर के लिए मुझे माफ़ करना। जिसके बाद रॉयल नाइट चला जाता है एल्फ के लीडर के पास। इधर एल्फ का लीडर उससे बोलता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। जिस पर रॉयल नाइट बोलता है कि वो क्यूनाइरस के इलाज के लिए कोई दवाई का पता करने के लिए यहाँ पर आया है। जिस पर एल्फ का लीडर बोलता है आयरस सामा के लिए, लेकिन वो बाल से लड़ने के बाद काफ़ी ज़्यादा थक चुकी हैं, तो उनके ऊपर कोई भी छोटी मोटी दवाई का असर बिल्कुल भी नहीं होगा। जिस पर रॉयल नाइट पूछता है कि वो किस तरीके से क्यूनाइरस को ठीक कर सकते हैं। जिस पर वो एल्फ लीडर बताता है कि उनको ठीक करने के लिए हमें जल्दी से ड्रॉप ऑफ फ्लंडर ढूंढना होगा, हम उसी से ठीक कर सकते हैं। ये सुनने के बाद रॉयल नाइट हैरान हो जाता है कि ड्रॉप ऑफ फ्लंडर मिलना नामुमकिन के बराबर होता है। जिसके बाद एल्फ का लीडर उसे बताता है कि वो हमें मिल सकता है, लेकिन वो एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक जगह पर है, तो वहाँ पर जाने से पहले हमें क्यूनाइरस की इजाज़त चाहिए होगी। जिस पर रॉयल नाइट बोलता है कि वो पहले ही क्यूनाइरस से इसके बारे में पूछ चुका है, तो वो इसके लिए चल सकते हैं। जिस पर एल्फ का लीडर भी तैयार हो जाता है। इसके बाद रॉयल नाइट मन ही मन क्यूनाइरस से माफ़ी मांगता है, क्योंकि रॉयल नाइट ने यहाँ पर झूठ बोला होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें क्यूनाइरस सीमा को दिखाया जाता है। वहाँ पर एक नाइट आकर इनको सारी इन्फॉर्मेशन बता देता है कि रॉयल नाइट और एल्फ का लीडर उनके लिए ड्रॉप ऑफ फ्लंडर लेने के लिए उस खतरनाक जंगल में गए हैं। ये पता चलने के बाद सीमा उससे बोलती है कि क्यूनाइरस मैं उसे लेकर आती हूँ। जिस पर क्यूनाइरस इस चीज़ के लिए उससे मना करती है, क्योंकि इसकी वजह से सीमा की जान पर भी खतरा बन सकता है। इधर वो उससे बोलते हैं कि अब हम प्रे ही कर सकते हैं कि वहाँ से रॉयल नाइट और एल्फ का लीडर सेफ आ जाए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ। यहाँ पर प्रिंस ऑफ डार्कनेस को दिखाया जाता है, जो खाई में जंप मार देता है। वहाँ पर एक शिप होती है जिसकी मदद से वो ब्लैक किंगडम पहुँच जाता है। यहाँ पर वो ग्रोजा से बोलता है कि वो पैलेस जाना चाहता है। जिसके बाद वो पैलेस पहुँचते हैं। यहाँ पर एक सिपाही उनके लिए बना कर देता है, क्योंकि यहाँ पर प्रिंस ऑफ डार्कनेस को पूरी तरीके से बैन कर दिया होता है कि वो अब पैलेस नहीं आ सकता। इधर प्रिंस ऑफ डार्कनेस को किंग ऑफ डार्कनेस पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें प्रिंस ऑफ डार्कनेस को दिखाया जाता है, जो कि क्यूनाइरस के बारे में ही सोच रहा होता है कि कैसे क्यूनाइरस को अकेले ही सब कुछ झेलना पड़ता है। यहाँ पर वो डिसाइड करता है कि वो कुछ ना कुछ करके यहाँ पर उसकी मदद करेगा। जिसके बाद वो बैलेस के पास जाता है और उसके साथ स्वॉर्ड की प्रैक्टिस करने लगता है, और वो उससे कहता है कि वो कैसे भी करके अपने आप को प्रूव करेगा और यहाँ का किंग ऑफ डार्कनेस बन के दिखाएगा। जिस पर बैलेस उसे बताता है कि किंग ऑफ डार्कनेस बनने के लिए उसे उतना ही काला होना पड़ेगा, बोले तो डार्क। ये रूल एंशिएंट टाइम से चलता हुआ आ रहा है और हमें इसे फॉलो करना पड़ता है। इसके बाद वो ये भी बताता है जो किंग ऑफ डार्कनेस हैं वो कुछ ना कुछ तो करने वाले हैं, लेकिन चलो वो बात छोड़ो, पहले तुम्हें मुझे हराना होगा। इतना कहकर वो दोनों एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर ग्रोजा आती है। ग्रोजा उन लोगों को बताती है कि किंग ऑफ डार्कनेस ने उससे कहा है कि उसे बहुत सारे बीस्ट को टेम करना है। यहाँ पर वो डार्क बीस्ट के बारे में बात कर रही होती है। इधर प्रिंस ऑफ डार्कनेस को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि किंग ऑफ डार्कनेस क्या चाहता है, क्योंकि
प्रिंस ऑफ डार्कनेस को भी किंग ऑफ डार्कनेस के बारे में कुछ भी नहीं पता होता कि वो कैसा है, अच्छा है बुरा, समझ में उसके बिल्कुल भी नहीं आ रहा होता। इधर बैलेंस ने भी ग्रोजा की बात सुनी होती है कि किंग ऑफ डार्कनेस ने उसे क्या ऑर्डर दिया है, जिधर बैलेंस बोलता है कि लग रहा है कोई इमरजेंसी है, इतना क्या कर वो वहां से चला जाता है। जिसके बाद हमें बैलेंस को पैलेस में दिखाया जाता है जो कि किंग ऑफ डार्कनेस के सामने बैठा होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें ग्रोजा को दिखाया जाता है जो प्रिंस ऑफ डार्कनेस के साथ वहाँ बीस्ट को पकड़ने के लिए जा रही होती है। इधर वो कुछ बीस्टों के साथ मिलती है और ये बोलती है ये वो मैजिकल डार्क बीस्ट नहीं है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हैं। इसके बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पहुँचकर उन्हें और भी बीस्ट दिखाई देते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रहे होते हैं। इधर ग्रोजा उनसे फाइट कर रही होती है क्योंकि वो उन्हें ट्रेन भी करना चाहती है। इधर हम देख पाते हैं कि अचानक से ही एक बीस्ट उसके ऊपर अटैक कर देता है जिसकी वजह से ग्रोजा खाई में गिरने लगती है। लेकिन जो प्रिंस ऑफ डार्कनेस होता है वो अपने हाथ से ग्रोजा को पकड़ता है और अपने दूसरे हाथ से स्वॉर्ड को दीवार में गाड़ देता है जिस वजह से वो खाई में गिरते गिरते बच जाते हैं। फिर प्रिंस ऑफ डार्कनेस अपनी स्वॉर्ड के जरिए ही नीचे आ जाता है और वो ग्रोजा से कहता है क्या तुम ठीक हो, जिस पर ग्रोजा उसे थैंक यू कहती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे अचानक से एक बीस्ट रहता है और वो उन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो दोनों ही उसके अटैक को डॉज कर लेते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें व्हाइट किंगडम में कुछ डार्क बीस्ट को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर अटैक करने के लिए आए होते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एल्फ का लीडर और हॉली नाइट को दिखाया जाता है जो कि फ्लंडर को ढूंढने के लिए जा रहे होते हैं। यहाँ वो एक केव से गुजर रहे होते हैं और इसके बाद एल्फ का लीडर होली नाइट से कहता है कि यहीं कहीं मिलेगा हमें ड्रॉप ऑफ फ्लंडर। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें क्वीन आयरस को दिखाया जाता है जो कि डार्कनेस से लड़ रही होती है। यहाँ पर काफ़ी सारे डार्क किंगडम के नाइट भी आ गए होते हैं व्हाइट किंगडम पर अटैक करने के लिए। इधर सीमा अपने अकॉर्डिंग मेजेस को लगा देती है जिससे वो ब्लैक किंगडम के लोगों से फाइट कर सकें। इस नाइट को भी लगा देती है। इसके बाद वो दौड़ते हुए कहीं जाने लगती है। इधर हम देखते हैं कि काफ़ी सारी मेजे अपने मैजिक से ब्लैक किंगडम के लोगों को हरा रहे होते हैं। फिर सीमा सभी नाइट और मेजेस को ऑर्डर देती है कि किस तरीके से उन्हें फॉर्मेशन बनाना। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एल्फ के लीडर और होली नाइट को दिखाया जाता है। वहाँ पर उन्हें कोई भी रास्ता नहीं मिल रही होती, तभी एल्फ का लीडर अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है और वहाँ पर छुपा हुआ रास्ता ढूंढ लेता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें व्हाइट किंगडम में एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि सड़क पर चलती जा रही होती है, लेकिन तभी उसके सामने कुछ डार्क किंगडम के लोग आ जाते हैं और उस पर अटैक करने वाले होते हैं जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर व्हाइट किंगडम के लोग आ जाते हैं और वो उस लड़की को बचा लेते हैं और वो उससे कहते हैं कि तुम यहाँ से जाओ, हम लोग इनसे फाइट करते हैं। इसके बाद वापस से सीन शिफ्ट होता है और हमें होली नाइट को दिखाया जाता है। यहाँ पर वो एल्फ के लीडर से कहता है कि हम इस रास्ते को कैसे पार करेंगे क्योंकि ये रास्ता खुल ही नहीं रहा। इस पर एल्फ का लीडर उसे बोलता है कि इसे खोलने का एक तरीका है, पीछे हटो। उसके बाद वो होली नाइट को कुछ देता है और वो उससे कहता है कि इससे अटैक करो। इधर हम देखते हैं कि होली नाइट एल्फ लीडर से वो सीसी ले लेता है जिसके अंदर अजीब सा लिक्विड भरा होता है और उसे लेकर दीवार पे मारता है जिस वजह से काफ़ी बड़ा धमाका होता है। इधर एल्फ के लीडर उसे काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें देता है लेकिन उसकी वजह से धमाका हो रहा होता है, ज़्यादा असर नहीं हो रहा होता। जिसके बाद होली नाइट अपनी पावर का इस्तेमाल करके स्वॉर्ड से अटैक कर रहा होता है लेकिन इससे भी घंटा फर्क नहीं पड़ रहा होता, जिसकी वजह से एल्फ का लीडर उससे बोलता है कि तुम अपनी स्वॉर्ड से ऐसा नहीं कर सकते, यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ बटन मिल जाएगा जिससे ये दरवाजा खुल जाएगा। इसके बाद एल्फ का लीडर वहाँ पे एक बटन ढूंढने लगता है और उसे मिल भी जाता है जिस वजह से वो दरवाज़ा खुल जाता है। अब वो दोनों उस दरवाजे के अंदर जाते हैं। वहाँ पर वो एक पॉन्ड देखते हैं। इस पॉन्ड को देखकर एल्फ का लीडर बोलता है कि हाँ, इसके अंदर ही में ड्रॉप ऑफ फ्लंडर मिलेगा, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, इसके अंदर जाकर लोग मर भी सकते हैं क्योंकि ये सभी चीज़ों को गला देता है। लेकिन अब जो होली नाइट होता है वो इसके लिए तैयार होता है और वो कहता है कि वो ड्रॉप ऑफ फ्लंडर के लेने के लिए अंदर की ओर जाएगा, जिस पर एल्फ का लीडर उसे रोकने की कोशिश करता है। लेकिन होली नाइट नहीं सुनता और वो कहता है कि सीमा वो अकेले ही फाइट कर रही है, वो और आयरस दोनों ही ब्लैक किंगडम के लोगों से फाइट कर रहे हैं और मैं पीछे कैसे हट सकता हूँ। इतना क्या कर वो ड्रॉप ऑफ फ्लंडर को ले लेता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें क्वीन आयरस को दिखाया जाता है। यहाँ पर वो सीमा से बात कर रही होती है जिसके बाद सीमा कहती है कि हाँ, हम लोग तैयार हैं। इधर सीमा अपने मैजिक का इस्तेमाल करके वहाँ पर एक बड़ी सी शील्ड बना देती है। इधर रॉयल नाइट और एल्फ का लीडर भी उस केव से बाहर निकल आते हैं। यहाँ पर रॉयल नाइट उस शील्ड को देखता है और वो बोलता है इतनी बड़ी शील्ड बनाने के लिए तो क्वीन आयरिस ने भी अपनी बहुत सारी पावर का इस्तेमाल किया होगा, जिस पर एल्फ का लीडर बोलता है कि हाँ, ऐसा हो सकता है क्योंकि ये शील्ड काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें प्रिंस ऑफ डार्कनेस को दिखाया जाता है जो कि उसी मॉन्स्टर रहा होता है। इधर प्रिंस ऑफ डार्कनेस उस मॉन्स्टर से फाइट करते हुए ग्रोजा से बोलता है क्या वो कभी व्हाइट किंगडम वापस से जा पाएगा। इस पर ग्रोजा बोलती है
कि पता नहीं। इसके बाद प्रिंस ऑफ डार्कनेस अपना अटैक करके उस मॉन्स्टर को वहीं पे ख़त्म कर देता है। नहीं, इसके बाद ग्रोजा उससे बोलती है कि मेरे पास कुछ फ्रेश मच्छियाँ हैं तो तुम खाना पसंद करोगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें प्रिंस ऑफ डार्कनेस को दिखाया जाता है जो कि ग्रोजा के सामने बैठा होता है। यहाँ ग्रोजा प्रिंस ऑफ डार्कनेस को नोटिस करती है कि वो बहुत ज़्यादा उदास लग रहा है। इसके बाद ग्रोजा प्रिंस ऑफ डार्कनेस से बोलती है, क्या तुम क्वीन ऑफ लाइट को पसंद करते हो ना? जिस पर प्रिंस ऑफ डार्कनेस कह देता है कि हाँ। ये सुनने के बाद ग्रोजा का दिल टूट जाता है और वो रोने सी लगती है क्योंकि वो भी प्रिंस ऑफ डार्कनेस को काफ़ी ज़्यादा पसंद करती है। इसके बाद वो रोते हुए वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और मैं वाइट किंगडम में दिखाया जाता है। रॉयल नाइट ड्रॉप ऑफ फ्लंडर लेके वहाँ पे पहुँच गया होता है। यहाँ पर वो क्वीन आइरिस को बेहोश देखता है, जिसके बाद वो ड्रॉप ऑफ फ्लंडर का यूज़ करता है और उसके ऊपर छिड़क देता है, जिसकी वजह से क्वीन आइरिस जल्दी से ठीक हो जाए। इसके बाद वो सीमा से माफ़ी मांगता है कि उसे बिना बताए वो वहाँ से चला गया। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। यहाँ हम क्वीन आइरिस को रूइन ऑफ फाउंडर के सामने खड़ा देख पाते हैं। यहाँ पर क्वीन आइरिस सोचती है कि प्रिंस ऑफ डार्कनेस कैसा होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें रॉयल नाइट को दिखाया जाता है जो कि क्वीन आइरिस के सामने माफ़ी मांगता है और वो कहता है ये उसने इसलिए किया क्योंकि वो उसकी फैमिली का हिस्सा है, इसलिए वो नहीं चाहता था कि क्वीन आइरिस को कुछ हो जाए, क्योंकि क्वीन आइरिस ही है जो वाइट किंगडम को बचा सकती है। इधर क्वीन आइरिस भी उसको माफ़ कर चुकी होती है। इधर रॉयल नाइट उससे बोलता है कि आप जाके थोड़ा आराम कर लीजिए, जिसके बाद यहीं पर यह एपिसोड एंड हो जाता है। इसमें मैंने 2 एपिसोड को एक्सप्लेन कर दिया है, तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। इसके बाद इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें ब्लैक किंगडम दिखाया जाता है। यहाँ पर सभी लोग बात कर रहे होते हैं कि अब एक डेडली बैटल होने वाली है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें प्रिंस ऑफ डार्कनेस को दिखाया जाता है और उसे भी डार्क किंगडम और वाइट किंगडम के डेडली बैटल के बारे में पता चल गया होता है। इधर प्रिंस ऑफ डार्कनेस क्वीन आइरिस के बारे में सोचा होता है कि वो कैसी होगी, जबकि दूसरी तरफ ग्रोजा प्रिंस ऑफ डार्कनेस के बारे में सोच रही होती है कि अभी प्रिंस ऑफ डार्कनेस पे क्या गुजर रही होगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। यहाँ पर एक आदमी को देखते हैं जो कि प्रिंस ऑफ डार्कनेस से कहता है कि डार्क किंगडम और वाइट किंगडम की बैटल की वजह से उनके टैक्सेस पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ गॉब्लिन आ जाते हैं और वो प्रिंस ऑफ डार्कनेस से कहते हैं कि तुम्हें किंग ऑफ डार्कनेस ने बुलाया है, जिस पर वो प्रिंस ऑफ डार्कनेस को अपने साथ लेकर पैलेस की ओर निकल जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें वाइट किंगडम में दिखाया जाता है। यहाँ सीमा लियोन के पास आती है और उससे कहती है कि अगर तुम्हें लगे कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरा है तो तुम इस जगह से भाग जाना, जिस पर लियोन उससे कहता है कि वो ऐसा नहीं करेगा क्योंकि जब तक क्वीन आइरिस यहाँ पर है तब तक उनके ऊपर कोई भी खतरा नहीं हो सकता। जिस पर रॉयल नाइट भी लियोन की इस बात से सहमत होता है और वो सीमा से कहता है कि तुम चिंता मत करो, जब तक क्वीन आइरिस है तब तक कुछ नहीं होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें क्वीन आइरिस को दिखाया जाता है जो कि अपने सिंहासन पर बैठी होती है और वो भी इस चीज़ के बारे में सोच रही होती है। फिर उसे याद आता है कि उसने प्रिंस ऑफ डार्कनेस से वादा किया था कि वो दोनों मिलकर इस दुनिया में पीस लेकर आएंगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें काफ़ी सारे वाइट किंगडम के नाइट को दिखाया जाता है जो कि सभी लोग तैयार हो जाते हैं अपने बैटल के लिए और वो कहते हैं कि हम लोग उन लोगों को हरा देंगे। यहाँ रॉयल नाइट भी उन सभी नाइट को मोटिवेट कर रहा था क्योंकि उसे पता था कि इस बार का बैटल काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होने वाला है, क्योंकि इस बार किंग ऑफ डार्कनेस भी इस बैटल में आएगा। इसके बाद हमें काफ़ी सारी डार्कनेस को दिखाया जाता है जिसके सामने क्वीन आइरिस खड़ी होती है। यहाँ पर वो उनसे भी डार्कनेस के साथ फाइट कर रही होती है। इधर हम रॉयल नाइट और बाकी नाइट को देख पाते हैं जो कि काफ़ी तेज़ी से दौड़ते हुए क्वीन आइरिस की मदद करने के लिए जा रहे होते हैं। इसके बाद हम लियोन को देखते हैं जो कि ये सब देख रहा होता है और उसे भी काफ़ी ज़्यादा चिंता हो रही होती है। इधर हम रॉयल नाइट को देखते हैं जो कि डार्क किंगडम के नाइट से तेज़ी से फाइट करने लगते हैं। दूसरी तरफ हमें सीमा के साथ काफ़ी सारी इमेजेस को दिखाया जाता है जो कि अपने मैजिक का इस्तेमाल करके उन सभी डार्कनेस पे हमला कर रही होती है। यहाँ पर सीमा भी अपनी काफ़ी सारी मैजिक का इस्तेमाल करती है। इसके बाद हमें क्वीन ऑफ लाइट और किंग ऑफ डार्कनेस को दिखाया जाता है जो कि एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। अब उन लोगों की फाइट शुरू होने वाली होती है, लेकिन इससे पहले हम सीमा और बाकी सारी इमेजेस को देखते हैं जो कि अपने मैजिक का इस्तेमाल करके वहाँ पर एक काफ़ी बड़ी शील्ड बना लेते हैं। जिसके बाद हमें रॉयल नाइट को दिखाया जाता है बेल इसके सामने खड़ा होता है। यहाँ पर बेल लेकर तैयार हो जाता है और वो भी रॉयल नाइट से फाइट करने वाला होता है। इधर बेलिस जैसे ही रॉयल नाइट पर अटैक करता है लेकिन रॉयल नाइट उसके अटैक को रोक लेता है, जिसके बाद वो भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। इधर बेलिस से बोलता है सच में तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो। इतना कहकर वो भी काफ़ी खतरनाक अटैक करता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें क्वीन आइरिस को दिखाया जाता है जो कि किंग ऑफ डार्कनेस पर हमला करने के लिए जा रही होती है, लेकिन किंग ऑफ डार्कनेस उसके सभी अटैक को रोक लेता है और उस पर ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ता। इसके बाद वो उसके ऊपर अटैक करता है जिस वजह से क्वीन आइरिस को थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन क्वीन आइरिस भी
रूइन ऑफ लाइट का इस्तेमाल करते हुए उन सभी अटैक को रोक रही होती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और सीमा और सभी मेजेस को दिखाया जाता है जो कि अपनी पावर से सब चीज़ों को कंट्रोल कर रही होती हैं। लेकिन तभी हम देख पाते हैं कि डार्कनेस ने मेज और कुछ नाइट को काबू कर लिया होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें रॉयल नाइट को दिखाया जाता है जो कि बैलेस के अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बैलेस के अटैक से वो बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है। यहाँ पर बैलेस से बोलता है कि तुम सच में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें क्वीन आयरिस को दिखाया जाता है जो कि किंग ऑफ डार्कनेस पर एक के बाद एक अटैक कर रही होती है, लेकिन किंग ऑफ डार्कनेस पर इसका कोई भी असर नहीं पड़ रहा होता। यहाँ पर किंग ऑफ डार्कनेस उससे बोलता है कि तुम एक बच्ची हो और तुम मुझे ऐसे हरा दोगी, तुम्हें ऐसा लगता है? इतना कहकर वो उसके ऊपर अटैक करता है जिस वजह से क्वीन आयरिस हवा से नीचे की ओर गिरने लगती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ मैजिस को दिखाया जाता है जिसके ऊपर डार्क किंगडम के कुछ नाइट अटैक करने के लिए आए होते हैं, उनके ऊपर डार्कनेस ने काबू कर रखा होता है। इसके बाद हम सीमा को देखते हैं जो कि अपने अटैक से उन्हें हरा देती है। जिसके बाद हम क्वीन आयरिस को देखते हैं जो कि सीमा के सामने आ जाती है। यहाँ पर क्वीन आयरिस सीमा से कहती है कि हम ऐसे इस वॉर को नहीं जीत सकते, तो मुझे कुछ करना होगा। इधर वो प्रिंस ऑफ डार्कनेस को भी याद करती है और उससे कहती है कि अब मुझे नहीं पता कि मैं तुमसे मिल पाऊंगी या नहीं मिल पाऊंगी, लेकिन मुझे ये सब करना होगा। इसके बाद वो सीमा से कहती है कि अब एक ही चारा है, मुझे अपने आप को सेक्रीफाइस करना होगा। ये सुनकर सीमा कुछ समझ नहीं पाती। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। फिर हमें किंग ऑफ डार्कनेस को दिखाया जाता है जो कहता है कितना ज़्यादा बेकार है यहाँ का से। यहाँ सीमा वो किंग ऑफ डार्कनेस को उल्टा सीधा कह देती है जिस वजह से किंग ऑफ डार्कनेस को गुस्सा आता है और वो अपनी डार्कनेस से सीमा को कवर कर देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें क्वीन आयरिस को दिखाया जाता है जो कि रूइन ऑफ फाउंटेन की तरफ बढ़ रही होती है और वो प्रिंस ऑफ डार्कनेस को आखिरी बार याद करती है। इसके बाद यहीं पर यह एपिसोड एंड हो जाता है। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना इसके पार्ट के लिए, क्योंकि इसका नेक्स्ट पार्ट काफ़ी सारा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और जितना हो सके उतना ज़्यादा कमेंट करो। मैं आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट जल्दी दूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें प्रिंस ऑफ डार्कनेस को दिखाया जाता है जो कि कैसल की ओर बढ़ रहा था, क्योंकि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि किंग ऑफ डार्कनेस ने प्रिंस ऑफ डार्कनेस को अपने कैसल में बुलाया था। इसके बाद हम प्रिंस ऑफ डार्कनेस को देखते हैं जो तेजी के साथ कैसल की ओर जा रहा होता है। तभी उसकी नज़र जाती है सामने की ओर और वो देखकर हैरान होता है क्योंकि उसके सामने कोई और नहीं एडल खड़ा होता है। वो देखकर हैरान होता है कि एडल जिंदा है, एडल को कुछ नहीं हुआ। जिस पर एडल उससे बोलता है कि तुझे मुझे देखकर हैरानी तो हुई होगी कि मैं जिंदा कैसे हूँ। इसके बाद एडल उसे बताता है कि उसे किंग ऑफ डार्कनेस ने नहीं, वही था जिसने उसे बुलाया था। जबकि इधर प्रिंस ऑफ डार्कनेस को ये डाउट होता है कि आखिर ये जिंदा कैसे है। इसके बाद प्रिंस ऑफ डार्कनेस से पूछता है कि आखिर तुम जिंदा कैसे हो जबकि मैंने तुम्हें वहाँ पर मार दिया था। जिस पर एडल कहता है कि क्या बात कर रहे हो, तुम मुझे मार पाओगे, ऐसा अपने सपने में सोचना। जिस पर प्रिंस ऑफ डार्कनेस उससे पूछता है कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो। जिस पर एडल उसे बताता है कि वो कुछ नहीं, किंग ऑफ डार्कनेस करना चाहते हैं। ये पूरे डार्क किंगडम और वाइट किंगडम को ख़त्म करके अपनी पावर को बढ़ाना चाहते हैं। वो बस ये चाहते हैं कि उनकी पावर बहुत ज़्यादा हो जाए और ये बात तुम्हें और ग्रोजा को ना पता चल जाए। इस वजह से किंग ऑफ डार्कनेस ने तुम्हें वाइट किंगडम में भेजा था, क्योंकि ये उनका काफ़ी टाइम से प्लान चल रहा था। इस वजह से उन्होंने मुझे भी भेजा था, क्योंकि वो ये भी चाहते थे कि वो वहीं के वहीं क्वीन आयरिस को वहाँ पे ख़त्म कर दे, जिससे एक बार के लिए वाइट किंगडम तुरंत के तुरंत ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मैं उस मिशन में फेल हो गया। और तुम अगर ये सोच रहे हो कि मैं किंग ऑफ डार्कनेस का साथ क्यों दे रहा हूँ, तो मैं तुम्हें बता दूं कि किंग ऑफ डार्कनेस कोई और नहीं, मेरा ही बाप है। अगर वो वाइट किंगडम या डार्क किंगडम को ख़त्म कर दे तो मुझे इससे कोई भी मतलब नहीं। जिस पर प्रिंस ऑफ डार्कनेस उससे पूछता है क्या तुम्हें वो वक्त याद नहीं जो कि हमने वाइट किंगडम में एक साथ गुजारा था, तुम्हें सीमा पसंद थी, तुमने ये कहा था। जिस पर एडल उससे कहता है ये सपने में सोचो,
मुझे कोई भी पसंद नहीं। असल में तो वो मेरा प्लान था जिसमें तुम सभी लोग फंस गए, यहाँ तक कि वो रॉयल नाइट भी इतना बेवकूफ़ था जो मेरी बातों में आ गया। लेकिन तभी उसे सीमा की याद आती है और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। लेकिन वो वापस से अपने उसी रूप में आ जाता है और वो उससे कहता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वाइट किंगडम या डार्क किंगडम दोनों ही तबाह हो जाए, बस मैं ये चाहता हूँ कि मैं किंग के ऑर्डर को फॉलो करूँ। अब एडल की आंखों में आंसू देखकर प्रिंस ऑफ डार्कनेस समझ जाता है और वो कुछ ना कुछ सोचने लगता है। फिर वो बोलता है कुछ गड़बड़ है। इसके बाद वो एडल को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन अब एडल उसकी कोई बात नहीं सुनता। वो अपनी डार्क एनर्जी को रिलीज़ करने लगता है। जबकि इधर प्रिंस ऑफ डार्कनेस समझ जाता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। एडल ऐसा करना नहीं चाहता, लेकिन वो फिर भी ऐसा कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? जिसके बाद हम देखते हैं कि एडल उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन यहाँ पर प्रिंस ऑफ डार्कनेस उसके अटैक से बच जाता है। फिर एडल उसके ऊपर एक ज़ोरदार अटैक करता है, जिसे प्रिंस ऑफ डार्कनेस रोक लेता है। अब उन दोनों के अटैक एक दूसरे से टकराते हैं। यहाँ पर एडल उससे बोलता है कि मैं तुझे मार दूंगा, जिससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम देख पाते हैं कि प्रिंस ऑफ डार्कनेस भी उसको ऐसा बिहेवियर करते हुए देख पा रहा था, क्योंकि उसे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ लग रही थी। इसके बाद वो सीधे एडल के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एडल को ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता और एडल अचानक से वहाँ से गायब हो जाता है। जिसके बाद एडल अचानक से उसके ओर पर डार्क एनर्जी छोड़ने लगता है। यहाँ हम एडल के अंदर कुछ अलग बिहेवियर देख पाते हैं। एडल उससे कहता है कि तुम वाइट किंगडम को नहीं बचा पाओगे, क्योंकि किंग ऑफ डार्कनेस वहाँ पर तबाही करने के लिए जा चुका है। इसके बाद वो सीधे प्रिंस ऑफ डार्कनेस में स्वॉर्ड घुसेड़ देता है और वो उससे कहता है तुम मर जाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर एडल को बहुत ज़्यादा बुरा लगा होता है और वो अपने घुटनों पर आ जाता है और वो उससे कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं ऐसा नहीं कर सकता। यहाँ वो प्रिंस ऑफ डार्कनेस से ये कह रहा होता है कि वो उसे मार दे और वाइट किंगडम जाके सब कुछ ठीक कर दें। और वो ये भी बोलता है कि वाइट किंगडम के रूइन ऑफ गॉड में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो जाके उसे ज़रूर चेक करना, क्योंकि उसके अंदर डार्क एनर्जी है, वो भी किंग ऑफ डार्कनेस की, जिससे वाइट किंगडम जल्दी ख़त्म हो जाएगा अगर तुम ऐसा नहीं करोगे। क्योंकि उसकी वजह से वाइट किंगडम में हर तरफ डार्क एनर्जी घुल जाएगी और उसकी वजह से वाइट किंगडम धीमे धीमे करके ख़त्म हो जाएगा और उसे किंग ऑफ डार्कनेस पूरी तरीके से अब्जॉर्ब कर लेगा। ये सुनने के बाद प्रिंस ऑफ डार्कनेस को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उससे कहता है कि किंग ऑफ डार्कनेस ऐसे कैसे कर सकता है, और वो उससे बोलता है कि तुम्हें क्या हो रहा है। इधर वो उसको बोलता है कि वो उसे बचा लेगा, लेकिन एडल से बोलता है कि अब इसका कोई फ़ायदा नहीं, उसने बहुत कुछ गलत कर दिया है और वो उसे ठीक भी नहीं कर सकता। यहाँ एडल उससे रिक्वेस्ट करते हुए कहता है कि वो जाके वाइट किंगडम में बचा लें और सीमा को भी बचा लें। इसके बाद एडल उससे कहता है कि अब मेरे जाने का समय आ चुका है। ये सुनने के बाद प्रिंस ऑफ डार्कनेस को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। इधर हम एडल को देख पाते हैं जो कि अपने आप ही वहाँ पर ख़त्म होने लगता है, लेकिन जाने से पहले वो ये बोल कर जाता है कि वो उसकी लाइफ का सबसे अच्छा दोस्त था, जिसे वो कभी भी नहीं भूल पाएगा। तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना और वाइट किंगडम को बचा लेना। इसके बाद प्रिंस ऑफ डार्कनेस भी अपनी स्वॉर्ड निकालता है और वो वाइट किंगडम को बचाने की ओर निकल जाता है। इसके बाद उसके सामने काफ़ी सारे डार्क किंगडम के नाइट आ जाते हैं, लेकिन प्रिंस ऑफ डार्कनेस उन सबको ख़त्म करते हुए तेज़ी से बढ़ने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर ग्रोजा आ जाती है और वो भी प्रिंस ऑफ डार्कनेस की मदद करने लगती है और वो उससे कहती है कि तुम यहाँ से जाओ, मैं इन सबको संभालती हूँ। मुझे आशा है कि तुम आयरिस को बचा लोगे और वाइट किंगडम को भी कुछ होने नहीं दोगे। इतना कहकर वो उनसे फाइट करने लगती है और सभी डार्क किंगडम के जो नाइट हैं उनको हराने लगती है और उन्हें रोक रही होती है। ये सब प्रिंस ऑफ डार्कनेस भी देख पा रहा होता है। वो उससे बोलता है कि वो आयरिस को बचा लेगा और वाइट किंगडम को कुछ होने नहीं देगा। ये सुनकर क्रोजा भी उसे स्माइल देती है और इसके बाद प्रिंस ऑफ डार्कनेस वहाँ से तेज़ी से जाने लगता है। लेकिन तभी उसके सामने आ जाता है समुद्र और वो सोच रहा होता है कि वो किस तरीके से अब यहाँ से वाइट किंगडम की ओर जाए, क्योंकि वो उड़ भी नहीं सकता। यहाँ पर प्रिंस ऑफ डार्कनेस की पूरी आशा ख़त्म हो गई होती है
और वो मन ही मन बोलता है कि वो क्यूनाइरस को कैसे बचाए, लेकिन तभी अचानक से उसकी बॉडी ग्लो करने लगती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि प्रिंस ऑफ डार्कनेस की जो पावर है वो अवेक हो चुकी हैं। ये पावर वही पावर होती हैं जो कि एपिसोड की शुरुआत में उस ओल्ड मैन ने प्रिंस ऑफ डार्कनेस को दी होती हैं, प्रिंस ऑफ डार्कनेस बनाकर। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रिंस ऑफ डार्कनेस वहाँ से तेज़ी से निकल जाता है वाइट किंगडम की ओर। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें डार्क किंग को दिखाया जाता है। यहाँ हम सीमा को देखते हैं जो कि किंग ऑफ डार्कनेस से कुछ कह देती है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो सीमा को डार्कनेस में कवर कर लेता है और उसे काफ़ी ज़्यादा चोट पहुंचा रहा होता है, जिस वजह से सीमा को काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लगता है। तभी किंग ऑफ डार्कनेस अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसे अंधेरे की गहराइयों में डाल देता है, जिधर सीमा कुछ भी नहीं कर पाती और वो अंधेरे में चली जाती है और उसका माइंड अनकॉन्शियस हो जाता है। लेकिन तभी उसकी आंखें आगे की तरफ देखती है, वो वहाँ पर देख पाती है क्वीन आइरिस को। वो देखने के बाद हैरान होती है। इसके बाद क्वीन आइरिस उसे उठाती है और उससे बोलती है कि किंग ऑफ डार्कनेस ने तुम्हें इस गहराई में भेज दिया है। ये सुनने के बाद सीमा को भी होश आ जाता है और उसकी आंखें खुल जाती हैं। ये देखने के बाद वहाँ पर सभी मेज काफ़ी ज़्यादा खुश होती हैं। इसके बाद जो सीमा होती है वो क्वीन आइरिस से बात करने लगती है। यहाँ पर क्वीन आइरिस उससे बोलती है कि मैं जल्दी तुम्हारी मदद करूँगी, तो तुम थोड़ी देर मेरा वेट करो। इसके बाद हम क्वीन आइरिस को देखते हैं जो कि रूइन ऑफ गॉड के सामने प्रे कर रही होती है। यहाँ पर वो ये बोलती है कि वो उसकी जान के बदले वाइट किंगडम के सभी लोगों की जान बचा ले। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम प्रिंस ऑफ डार्कनेस को देखते हैं जो कि तेज़ी से वाइट किंगडम की ओर बढ़ रहा होता है। यहाँ पर क्वीन आइरिस की आंखों में आंसू होते हैं और वो प्रिंस ऑफ डार्कनेस को आखिरी बार याद करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि रूइन ऑफ गॉड अचानक से चमकने लगता है। दूसरी तरफ हम प्रिंस ऑफ डार्कनेस को देखते हैं जो सभी डार्कनेस को ख़त्म करते हुए तेज़ी से आगे की ओर बढ़ रहा होता है। वो देख पाता है कि वाइट किंगडम पर हर तरफ डार्कनेस ने कब्जा कर रखा है, जिसके बाद चिल्लाते हुए कहता है कि क्वीन आइरिस तुम चिंता मत करो, मैं आ रहा हूँ। इधर हम आइरिस को देखते हैं जो कि रूइन ऑफ गॉड, बोले तो गॉड ऑफ रूइन जो भी है इसका नाम, इसके सामने खड़ी होती है और प्रे कर रही होती है। इसके बाद हमें रॉयल नाइट और बेलिस को दिखाया जाता है जिनके बीच में काफ़ी खतरनाक फाइट चल रही होती है। यहाँ पर रॉयल नाइट उससे बोलता है कि वो उसे जल्दी हरा देगा और अपने वाइट किंगडम को बचा देगा, जिसके बाद बेलिस उससे बोलता है कि वो आज उसे हरा देगा और किंग ऑफ डार्कनेस की इच्छा पूरी करेगा। यहाँ बेलिस को भी नहीं पता होता कि किंग ऑफ डार्कनेस क्या करना चाहता है, कि वो वाइट किंगडम और ब्लैक किंगडम दोनों को ही ख़त्म करना चाहता है। जबकि दूसरी तरफ हम रूइन ऑफ गॉड को देखते हैं जो कि काफ़ी तेज ग्लो करने लगता है, जिसे बेलिस और रॉयल नाइट भी देख पाते हैं। यहाँ पर रॉयल नाइट ऐसे कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती क्वीन आइरिस, इससे तुम्हारी जान जा सकती है। हम देख पाते हैं कि यहाँ पर सीमा भी ये देख पाती है और वो भी यही चीज़ चिल्लाती है। जबकि दूसरी तरफ रॉयल नाइट की तरफ अजीब सा फील होता है और अचानक से उनकी ज़मीन खिसक जाती है। हम देख पाते हैं कि उनका पूरा वाइट किंगडम धरती की ओर गिर रहा होता है, जिसके बाद एक एक करके वाइट किंगडम की सभी बिल्डिंग ख़त्म हो रही होती है, क्योंकि ये सब रूइन ऑफ गॉड की वजह से हो रहा होता है। हम देख पाते हैं कि किंग ऑफ डार्कनेस भी ये सब देख रहा होता है और जबकि क्वीन आइरिस होती है उसने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया होता है, जिस वजह से वहाँ पर मरने लगती है। लेकिन तभी वो प्रिंस ऑफ डार्कनेस को अपने सामने देखती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं प्रिंस ऑफ डार्कनेस को देखकर। इधर हम देखते हैं कि प्रिंस ऑफ डार्कनेस उसकी जान बचाने के लिए तेजी से उसके पास जा रहा होता है, लेकिन वो उसे नहीं पकड़ पाता, जिसकी वजह से क्वीन आइरिस धरती के अंदर चली जाती है और उसकी गहराइयों में जाने लगती है और वो भी क्वीन आइरिस के पीछे जाने लगता है। जबकि दूसरी तरफ ग्रोजा प्रिंस ऑफ डार्कनेस के बारे में ही सोच रही होती है। इधर हम क्वीन आइरिस को देखते हैं जो कि नीचे की ओर गिर रही होती है और अचानक से ही क्वीन आइरिस अपने बिल्ली के रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। यहाँ पर किंग ऑफ डार्कनेस पूरी तरीके से वाइट किंगडम को ऑब्जर्व करने वाला होता है, क्योंकि अब वाइट किंगडम में कुछ भी जान नहीं बची। तभी हम देखते हैं कि वहाँ से निकलता है प्रिंस ऑफ डार्कनेस अपनी स्वॉर्ड को लेते हुए और वो सीधे ही किंग ऑफ डार्कनेस पे चला देता है। यहाँ पर प्रिंस ऑफ डार्कनेस ने अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल किया होता है और वो बोलता है कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, और वो आइरिस के बारे में याद करते हुए अपनी पावर को और ज़्यादा बढ़ा देता है, जिससे वो किंग ऑफ डार्कनेस को अपने वन मूव में ख़त्म कर देता है। लेकिन ख़त्म होने से पहले किंग ऑफ डार्कनेस कहता है कि वो वापस
आएगा। यहाँ पर प्रिंस ऑफ डार्कनेस किंग ऑफ डार्कनेस की बात को ध्यान ही नहीं देता और वो कहता है कि वो तुम्हें ज़रूर ढूंढ लेगा क्वीन आइरिस। और यहाँ पर ये फाइनली ये सीज़न एंड हो जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। लेकिन सीज़न को एंड होने से पहले हमें अगले सीज़न की कुछ क्लिपें दिखाई जाती हैं। हम एक टापू को देखते हैं जिसके ऊपर हम प्रिंस ऑफ डार्कनेस को पड़ा हुआ देखते हैं, जो कि अपने बच्चे वाले शरीर में होता है। वो अपने सामने क्वीन आइरिस को देखता है, जिसके बाद हमें रॉयल नाइट को दिखाया जाता है जो कि वाइट किंगडम से नीचे की ओर गिर रहा होता है और वो तेज़ी से हंस रहा होता है और वो कहता है कि जैसा मैं चाहता था वैसा हो ही गया। इसके बाद अचानक से ही उसकी आंखें अजीब से रिएक्ट करने लगती हैं और यहाँ पर इस क्लिप का एंड हो जाता है। गाइस, ये सीज़न यहाँ पर पूरी तरीके से एंड हो चुका है और इसका सीज़न 2 अभी तक आया नहीं है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो कमेंट ज़रूर करें और गाइस प्लीज़ सपोर्ट दिखाते रहें। अब मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट सीरीज़ में, तब तक के लिए बाय बाय।